डियर? लेक्चर नंबर यार बता दे। कैफ 2 लेक्चर नंबर 63 बनेगा ना यार? 63। बहरहाल उमैर भाई अपलोडिंग से पहले ज़रा चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से 63 है। ओके यार, ये 2 पॉइंट रह गए थे ओपी के, इनको ज़रा पढ़ लो। ये ना न्यूमेरिकल नहीं आता, थ्योरी की हद तक है। एक मिसाल इससे मिलती जुलती मैंने आपको दी थी, लेकिन वो कहीं और दी थी। ये एओपी है, इसमें पीटीसीएल का हिस्सा है 40%, याद आ रहा होगा, और इंजमाम का हिस्सा, ये सेक्शन 113 में हमने बात की थी, लेकिन वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में की थी। इंजमाम का हिस्सा 60%। तो इंजमाम और पीटीसीएल ने मिलकर सोचा आओ बैठे बात करें। क्या बात करें रे? उन्होंने कहा आओ बैठे बात करें और मिलके ना केबल्स बनाना शुरू करें, मिलके बैट बनाना शुरू करें। इंजमाम और पीटीसीएल ने मिलकर सोचा। अब बताएं शेयर ऑफ एओपी ए और बी को जाएगा या शेयर ऑफ एओपी? फर्ज करो 10 रुपए आए, 4 रुपए इसको चला जाएगा, 6 रुपए इसको चला जाएगा। वो जो हम ऐसे वर्किंग करते थे, वो जो पिछली से पिछली क्लास में की थी वर्किंग, वो जो कितना था, 6 लाख रुपया था। 6 लाख रुपए 10,000 टैक्स आया था पिछली से पिछली क्लास में, उस 6 लाख को बांटा था। क्लियर हो गया? ये शेयर आ गया पीटीसीएल का और ये शेयर आ गया इंजमाम का, ये दोनों के शेयर आ गए। अब पीटीसीएल कोई चक्कर नहीं परफॉर्म करेगी कि शेयर ऑफ एओपी अपनी इनकम में डाले और डाल के ज्यादा वाली इनकम कम वाली इनकम करे। पीटीसीएल सिर्फ ये करेगी कि इस 4 रुपए पे, आपको याद है चैप्टर 4 में जाके देखिएगा, कंपनीज का 29% टैक्स रेट है, ये बस इस पे 29% पे टैक्स दे देगी चुप करके। असल में वो जो वर्किंग होती थी ना, उसका मकसद होता था रेट बढ़ाना। तो कंपनीज का रेट फिक्स है, कंपनीज का रेट फिक्स है। तो ये बात मैं ज़्यादा समझाता नहीं होता और ना ज़्यादा मैं इस पर सवाल लेता हूँ, क्योंकि ये न्यूमेरिकली है नहीं। लेकिन न्यूमेरिकली समझाए बगैर चारा भी नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि थ्योरी याद करनी पड़ती है, तो इतना ज़्यादा रट्टा नहीं लगता, 2-2.5 लाइनें रट्टा नहीं लग सकती। तो अब ज़रा मुझे बात बता दो, अगर एक एओपी के 2 पार्टनर हैं ए और बी, नहीं 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 नहीं, एओपी के 2 पार्टनर हैं पीटीसीएल और इंजमाम, तो क्या होगा? पीटीसीएल का जो शेयर फ्रॉम एओपी आएगा वो पीटीसीएल के ज्यादा वाली इनकम कम वाली इनकम की फिगर में नहीं यूज होगा, बल्कि बस पीटीसीएल इस पे चुप करके कितना टैक्स दे देगी? 29%, जो कंपनीज के अपने रेट वाले टैक्स हैं। हालांकि इस पे एओपी वाला रेट लगना चाहिए। अब आप प्लीज ये ना सवाल पूछेगा इंजमाम बाकी इनकम का क्या करेगा और एओपी की कैसे टैक्सेशन होगी, ना ना यार, ये नहीं है चीजें सिलेबस में। चलो नोट कर लिया, ये नोट कर लो, 29% टैक्स पे करेगी इस पे। ओके चलें जी, आ जाए इधर। इफ एटलीस्ट वन पार्टनर ऑफ एओपी इज अ कंपनी, वन पार्टनर, पार्टनर जरा अच्छा लफ्ज लगता है ना, मेंबर से जरा समझ नहीं आता घर में तैयारी करते हुए। इफ एटलीस्ट वन पार्टनर ऑफ एओपी इज अ कंपनी, द शेयर ऑफ कंपनी कितना है? 4 या 10? कंपनी का शेयर 4, द 4 जो उसको टूट के मिला, कमाया कितना एओपी ने? 10। इसे आप कह सकते हो एओपी की टैक्सेबल इनकम। एओपी की टैक्सेबल इनकम है 10, टूट के पीटीसीएल को कितना मिला? 4। द 4 shall be excluded from the total income of, टोटल से मेरा टैक्सेबल ही है, द 4 shall be excluded from the taxable income of AOP। इसको बाहर कर दो 4 को, और फिर इस पे क्या करो? बाहर करके shall pay tax separately at the rate applicable to companies at the rate of 29%। तो कंपनीज के लिए टैक्स रेट क्या है जी? 29%। इज इट सो? जबरदस्त। ओके चलो, अभी एओपी में हल्की फुल्की डिस्कशन है, चलती रहेगी। ज़रा मैं ना चैप्टर 3 को साथ लेके चलना चाह रहा हूँ, और मुझे पता है मैंने आपको 1-2 सवाल भी होमवर्क में दिए हुए हैं, तो बहरहाल चैप्टर 3 में आए ज़रा। यार चैप्टर 3 जो बेस कर है ना, ये
4 लोगों के लिए एथिक्स हैं। लॉ मेकर, लॉ बनाने वाला। यार ये एफबीआर नहीं होता, ये लॉ मेकर है गवर्नमेंट। जैसे आजकल पीटीआई की गवर्नमेंट है, ये लॉ मेकर है, जिसे आप नेशनल असेंबली भी कह सकते हो। नेशनल असेंबलीज में लॉ पेश होते हैं, बिल पेश होते हैं। वो बिल प्लीज पेश एफबीआर नहीं करता। हाँ, एफबीआर से मशवरा लिया जाता है। एक लॉ मेकर है, एक है एफबीआर। ये जो एफबीआर है ना, ये है एडमिन अथॉरिटी। बोलो क्या है? ये बने हुए लॉ के मुताबिक लॉ फॉलो करवाते हैं। एफबीआर का ये काम है। लॉ बनाना एफबीआर का काम नहीं है। लॉ बनाना किसका काम है? लॉ मेकर का। लॉ मेकर कौन है? गवर्नमेंट। एक हैं सर आसिफ जो टैक्स पेयर हैं, एक हैं डॉक्टर कामरान जिनकी पिछली गली के अंदर दुकान है, डेंटिस्ट हैं। ये लोग कौन है? ये तो टैक्स पेयर्स हैं। हाँ, ये कोई कंपनी भी हो सकती है। ये नेस्ले है, नेस्ले है कंपनी। ये लोग तो टैक्स पेयर्स हैं मेरे भाई। नेस्ले वाले ना लॉ मेकर हैं, ना नेस्ले वाले एफबीआर हैं। नेस्ले वाले तो टैक्स पेयर हैं। और मोहतरम, कोई बंदा लॉयर है जिसने ताज़ा सीए किया हो, उसे एससीए कहते हैं। जिसे ज़्यादा अरसा हो गया हो, उसे एफसीए कहते हैं। इन लोगों को कहते हैं टैक्स प्रैक्टिशनर। क्या कहते हैं इनको? नहीं, टैक्स पेयर नहीं कहते, इन्हें कहते हैं टैक्स प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर। मुझे लगता है स्पेलिंग मेरे पीछे छुप रहे हैं और भाई बताया नहीं रहे। एथिक्स 4 किस्म के लोगों के लिए है। नंबर 1 लॉ मेकर, नंबर 2 एफबीआर, नंबर 3 सर आसिफ टैक्स पेयर के लिए, और नंबर 4 टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए। तो कितने लोगों के लिए एथिक्स है? 4 लोगों के लिए एथिक्स है। ओके, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब इन 4 लोगों के लिए एथिक्स हैं, उनमें से हमने इनके लिए ना कैनन्स पढ़ लिए हैं। इनके लिए हमने कैनन्स पढ़ लिए हैं। कैनन्स होते हैं वो बुनियादी असूल जिनके मुताबिक आप टैक्स लगाते हैं। तो इनके लिए कैनन्स ऑफ टैक्सेशन हमने पढ़ लिए हैं। अब सर ये लॉ में हेडिंग क्या दी हुई है? मोहतरम, हेडिंग दी हुई है एथिक्स फॉर टैक्स लेजिस्लेटर्स। चैप्टर 3 का पहला सफा, एथिक्स फॉर टैक्स। बताओ टैक्स लेजिस्लेटर कौन है? गवर्नमेंट, जो लॉ बनाता है। लॉ मेकर भी कह सकते हैं इसके। इसके लिए हमने एथिक्स पढ़ ली हैं। ओके, अच्छा यार, ये ना ऐसे ही अंग्रेज़ों वाली अंग्रेजियाँ इन्होंने मारी हुई हैं। ये 4-5-6 लाइनें इधर हिम्मत करके मेरे से पढ़ना, मेरे साथ पढ़ना आज। एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स होते हैं करैक्टर्स और कस्टम्स। एरिस्टोटल पहला बंदा था जिसने एथिक्स के ऊपर स्टडी की। उसका ख्याल था कि एथिकल बिहेवियर इज़ नॉलेज। ये एक नॉलेज है जिसके मुताबिक एक्शंस किए जाते हैं लोगों की बेहतरी के लिए। टू डिटरमिन what is ethically good for individual and society, Aristotle said it is necessary to possess 3 virtues। तो मेरे ख्याल से ये ऊपर वाली लाइन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट शायद ये वाली लाइन आपको पेपर में आ सकती है। Aristotle said that it is necessary to possess 3 virtues of wisdom। विजडम के 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। विजडम जिस बंदे के पास है उसमें 3 वर्चूज होने चाहिए। 3 वर्चूज। नंबर 1 टेम्परेंस, सबर होना चाहिए, बर्दाश्त होना चाहिए बंदे के अंदर, हौसला होना चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। ये 3 चीजें उसकी नजर में वर्चूज हैं ऑफ प्रैक्टिकल। तो खुदा ना खास्ता पेपर में 1-2 नंबर का सवाल आ गया कि टेल द 3 वर्चूज ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, तो ये 3 लिखाइएगा। ये रटा प्रोग्राम ही है। अच्छा, आगे चलो यार। लेजिस्लेटर्स कौन होते हैं यार? मैंने बता दिया है, गवर्नमेंट या लॉ मेकर। लेजिस्लेटिव ऑफिस इज अ पब्लिक ट्रस्ट। ये याद रखना, लेजिस्लेटिव ऑफिस आजकल पीटीआई के पास है। लेजिस्लेटिव ऑफिस आजकल किसके पास है? पीटीआई के पास है। ये पब्लिक का एतमाद है, वोट दिए हैं पब्लिक ने, पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक का एतमाद है। और हर एफर्ट अगर पीटीआई पर्सनल गेन के लिए कर ले तो वो तो ब्लंडर है।
लेजिस्लेटिव ऑफिस इस वक्त पीटीआई के पास है, इमरान खान की गवर्नमेंट के पास है। ये एक पब्लिक का एतमाद है आपके ऊपर, और हर एफर्ट पर्सनल गेन के लिए थ्रू ऑफिशियल कंडक्ट इज अ वायलेशन ऑफ दैट एतमाद। अगर आप पर्सनल गेन के लिए ये करें तो गड़बड़ है। पर्सनल गेन के लिए क्या मुराद है? इमरान खान ने घर खरीद लिया, इमरान खान ने अपना घर खरीद लिया। एक तो प्राइम मिनिस्टर हाउस है ना, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। इमरान खान ने अपना घर खरीद लिया, किसके पैसे से? गवर्नमेंट के पैसे से घर खरीद लिया। तो ये वायलेशन है लोगों के एतमाद की। क्लियर? मुल्क का कानून आगे बढ़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन। कभी आपने सुना है खबरों में आगे पीछे दाएं बाएं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है? ये पाकिस्तान का एक मेन लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर 2 में हमने पढ़ना है वैसे। ये चैप्टर 2 की हेडिंग ही ये है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है रिक्वायर द लेजिस्लेटर। आजकल लेजिस्लेटर कौन है? पीटीआई वाले। कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटर को कहता है टू मेक अ कोड ऑफ एथिक्स, अपने ऊपर एथिक्स लगाओ जिसमें रोको कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पब्लिक ड्यूटी। पब्लिक ड्यूटी क्या है इन लोगों की? लोगों की मदद करना। और प्राइवेट इंटरेस्ट क्या है? अपने घर बनाना। प्राइवेट इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स कौन है आजकल लेजिस्लेटर में? एमएनएस। एमएनएस यार, एमएनए अगर आप बन जाएं तो बड़ा डर लगता है। किस बात से डर लगता है? कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। क्या कॉन्फ्लिक्ट आएगा? किसी से नहीं, आपके दिमाग में ही। एक तरफ सड़कें बनाने वाली होंगी, दूसरी तरफ आपके दिल में ख्याल आ रहा होगा अपने बेटे को मैं फैक्ट्री बना देता हूं। हुकूमत का पैसा तो आपके पास है, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे ये सड़क गांव में बनानी है, नहीं ये ना बनाओ, मेरे बेटे की फैक्ट्री को जो सड़क जा रही है वो बना दो। और लोगों को कहोगे मैंने फलां इलाके में सड़क बनानी थी यार। तो बता दें, अब क्या इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट जरूरी है? ये चीजें प्रोहिबिट होनी चाहिए या अलाउ होनी चाहिए? प्रोहिबिट होनी चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट, लॉ बनाने वाला उसको ऐसे कोड बनाने चाहिए कि वो रोके लड़ाई को। लड़ाई क्या है? एक तरफ माइंड में क्या आ रहा है? पब्लिक ड्यूटी, गांव में सड़क बना दें। दूसरी तरफ प्राइवेट इंटरेस्ट ये है बेटे की फैक्ट्री जहां पड़ी हुई है उधर सड़क बना दें। एमएनए जैसा करते हैं और कर भी सकते हैं। खुदा ना खास्ता कोई करे तो इसके ऊपर कोड ऑफ एथिक्स होने चाहिए। ये सारे कोड ऑफ एथिक्स हैं आगे जो दिए हुए कैनन्स। To enact a code of ethics for all officials and employees of the state and its political subdivisions. तो कॉन्स्टिट्यूशन दो बातें चाहता है। नंबर 1, पहले चाहता है कॉन्फ्लिक्ट को रोका जाए। ये ब्रॉड हेडिंग अंडरलाइन कर लो। लेजिस्लेशन क्या चाहता है? लेजिस्लेटर क्या चाहता है? कॉन्फ्लिक्ट को रोका जाए। और दूसरी बात क्या कर रहा है? एक ऐसा कोड बनाया जाए। इनेक्ट क्या होता है? एक ऐसा कोड बनाया जाए सारे ऑफिशियल्स के लिए। ऑफिशियल्स कौन है? एमएनएस और उनके एम्प्लॉइज ऑफ द स्टेट, पाकिस्तान के एमएनएस और इनके सारे पॉलिटिकल सब डिवीजन, छोटे छोटे जो दफ्तर खुले होते हैं, सबके लिए कोड होना चाहिए। ये कौन चाहता है? लेजिस्लेशन। सर इसमें से क्या सवाल आ सकता है यार? अब आई क्या, अगर करने में आ जाए ना तो सवाल ये डाल सकता है व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर फ्रॉम लेजिस्लेटर। ये सवाल आ सकता है व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर फ्रॉम लेजिस्लेचर। खुदा ना खासा ये 2 लाइन ये सवाल आ सकता है। वैसे तो नीचे बहुत ब्रॉड चीज़ें हैं आई कैप के पास पूछने के लिए जो बड़ी अच्छी अच्छी खूबसूरत हैं। ये अजीब सी चीज़ पूछने पे आए तो ये 2 लाइनें आ सकती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर से क्या चाहता है। नंबर 1, कॉन्फ्लिक्ट प्रोहिबिट करें, और दूसरी हेडिंग अंडरलाइन करें, इनेक्ट करें कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स बनाए जाए। चलो यार, ये कैनन्स हो गए थे। एथिक्स फॉर टैक्स पेयर इंशाल्लाह ना मैंने आपको बाद में पढ़ाने हैं। मेरा आज मैं शुरू करवाना चाहूँगा एथिक्स फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्योंकि आप घरों में बैठे हैं। मैंने कहा आसान आसान सी बातें आपसे कर लें। एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन है यार? एडमिनिस्ट्रेटर्स को ना टैक्स इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ भी कहते हैं। एफबीआर को टैक्स इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ भी कहते हैं। अच्छा, ये कौन सा पेज हमारा बन रहा है? 20। तो मैं आज कौन से एथिक्स शुरू करवाने लगा हूँ? एफबीआर के ऊपर। एफबीआर में एथिक्स होने चाहिए। एफबीआर की पावर्स बताओ। इधर बैठे बैठे याद करो सारी चीजें। आज रेवेन्यू लेना हमारे से, और किसी को एक्रूवल से कैश पे जाना है, कैश से एक्रूवल पे जाना है। हमारा टैक्स असेस करेंगे, कितने असेस मीन जज करेंगे आके ऑडिट वगैरह करके। हमारे बैंक अकाउंट अटैच मीन सीज। हमारे बैंक अकाउंट को क्यों सीज कर सकते हैं एफबीआर वाले? अगर हम टैक्स ना दें।
और तीसरी पावर क्या है, प्रॉपर्टी को भी हमारे बंद कर सकते हैं, ताला लगा सकते हैं। अक्सर शायद आपने घरों के बाहर ताले लगे भी देखे हो कि हुकूमत के बंदे आए ताला लगा के चले गए हैं, तो घर वाले अंदर बाहर ताला। अच्छा, द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स पॉलिसी। एफबीआर वालों ने पॉलिसीज नहीं बनानी, वो तो गवर्नमेंट बनाएगी। एंड टैक्स लेजिस्लेशन, बट एफबीआर वाले जहन में रखना है बस, कमिश्नर वगैरह क्या करना है, बट दे डील्स विद द करंट टैक्स सिस्टम। फेडरल बोर्ड इज द मेन एडमिन अथॉरिटी। आजकल पाकिस्तान में मेन एडमिन अथॉरिटी कौन सी है? एफबीआर, अंडर द लॉ टू मॉनिटर वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस। अब पेपर में क्या सवाल आएगा छोटा सा कि पावर्स ऑफ एफबीआर, ये 4-5 आपने बता देनी है। जो सवाल पेपर में आ सकते हैं वो मैं साथ साथ हाईलाइट करके बताई जा रहा हूं। पावर्स ऑफ एफबीआर, आगे बढ़ें। अच्छा, इन पावर्स को एफबीआर वाले यूज करते हैं या मिस यूज भी कर सकते हैं? भाईजान पुलिस वाले, आपको पता होगा, अब तो अच्छे हैं सारे माशाल्लाह, पुराने जमाने में पुलिस वाले पावर्स को मिस यूज भी करते थे, बिला वजह रोक के ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, चलो चलान हो गया तुम्हारा, ये हो गया, वो हो गया। तो जिसको पावर मिलती है ना, वो खाली यूज नहीं करता, वो मिस यूज भी करता है। तो एफबीआर वाले पावर को मिस यूज करते हैं। अगर मिस यूज करें तो क्या क्या होगा? लोगों के प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, जो इनकम कमाई हुई है उसका नुकसान हो जाएगा अगर उन्होंने मिसयूज किया, और लोग जेल में भी जा सकते हैं। तो अगर एफबीआर वाले अपनी पावर्स को यूज करें तो खैर है, तो ये दोनों काम कर लें, लेकिन अगर मिसयूज कर रहे हैं पावर्स को तो ये दोनों काम गलत हैं। फिर द अथॉरिटीज कैन मिसयूज द अबव पावर्स। अथॉरिटीज कौन? लिखो एफबीआर। एफबीआर, द एफबीआर कैन मिसयूज द पावर्स व्हिच कैन बी रिजल्ट इन फॉलोइंग अगेंस्ट टैक्स पे। टैक्स पे इससे रोएगा। फिर क्या हो गया? प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया या उसको जेल में डाल दिया गया, इस पे टैक्स पेयर परेशान होगा। सो अबव पावर्स इफ रॉन्गली यूज्ड कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। ये आपका राइट है कि आपकी प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो, लेकिन आपका राइट तबाह हो गया। सो देयर इज नीड फॉर एथिक्स सो दैट टैक्स अथॉरिटीज कैन यूज फेयरली एंड विद ट्रांसपेरेंसी। ये क्या बातें हैं सर? ये अगले सफे पे आ जाओ यार। ये सवाल आता है पेपर में, पिलर्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। वो तो छोटे छोटे सवाल थे, ये सवाल है पिलर्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये पिलर्स किसके लिए बनने लगे हैं? एफबीआर की बिल्डिंग में डालने पिलर, बीम डालना है, पिलर डालने हैं, छत डालनी है, तैयार छतें? नहीं। एफबीआर के आप समझ लो इंटेंजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एफबीआर के अंदर चीजें हमें नजर आनी चाहिए। एफबीआर वाले बंदों में क्या चीजें नजर आनी चाहिए? फेयर, सारे गोरे नजर आए। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उनमें, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, घर में आप किसकी तरफ अकाउंटेबल होते हो? घर में आप माँ बाप की तरफ अकाउंटेबल होते हो, कुछ भी कर लो तो माँ बाप को अकाउंटेबल होते हो। और इक्विटी होनी चाहिए। अब इसमें ये ना कहिएगा सर हेडिंग्स हम याद कर लेंगे, अंदर जो लिखना हुआ वो आप हमें पेपर में आकर बता दीजिएगा। तो ये हेडिंग्स 4 हैं, बोले यार, साथ साथ याद करें, फारिग करें चीज़ों को। फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इक्विटी। फॉर द बेनिफिट ऑफ टैक्स पेयर and keep check on misuse of powers by tax authorities, following are the pillars of tax administration. Fairness. Tax authorities should try to be fair, neutral and impartial while administering the law. There should be no discrimination on the basis of race or sect. तो अंडरलाइन कर लें रेस को लिख के। कमिश्नर गुज्जर, सर आसिफ भी गुज्जर। मुझे नहीं पता सर आसिफ कौन है, लेकिन मैं वैसे ही कह रहा हूं, कमिश्नर गुज्जर, सर आसिफ भी गुज्जर। आप बोलें। अब कमिश्नर गुज्जर है, सरासे भी गुज्जर है। कमिश्नर ने सरासे को कहा जाएं यार, टैक्स टुक्स कोई नहीं देना आपने, जाएं यार, अपनी बिरादरी की, हमारी नानी आपको पता है एक है। तो ये फेयर है कमिश्नर? बिल्कुल काला है, अंदर से दिल काला हुआ है इसका, तो ये फेयर नहीं है कमिश्नर। ठीक है, दिल काले खोलू मुंह काला चंगा। मुंह काला हो जाए भाईजान खैर है, शिकवा ना किया करें अल्लाह से, मुंह काला है, दिल काला नहीं होना चाहिए, ऊपर दिल जाने। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी ऑल प्रोसीडिंग्स समझ लें, केसेस जो भी आपके खिलाफ केस चल रहे हैं मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? पुलिस वाला आपको रास्ते में रोक ले, हाँ यार ये बत्ती टूटी हुई है, आप कहीं भाईजान क्रैक आया हुआ है, चुप है, टूटी हुई है ये कौन सी ट्रांसपेरेंसी है यार, हद हो गई। ऑल प्रोसीडिंग मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड मस्ट बी सीन एज, एक होता है ट्रांसपेरेंट हो और दिखने में भी ट्रांसपेरेंट हो, होनी भी ट्रांसपेरेंट चाहिए और दिखने में भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। देखो एक बंदा बैठा है, आप 2 बंदे आपस में कानों में बातें कर रहे हो,
चाहे आप उसके भले की बातें कर रहे हो, वो कहेगा तुम लोग ट्रांसपेरेंट दिखने में तो नहीं लग रहे क्योंकि कानों में बातें कर रहे हो। तो कई दफा ट्रांसपेरेंट रहना भी होता है और लोगों को दिखाना भी होता है कि मैं ट्रांसपेरेंट रह रहा हूं। क्लियर? इसलिए आईकैप ने भी दिखने में भी आईकैप ट्रांसपेरेंट हो चुका हुआ है। पहले आईकैप का दावा था मैं ट्रांसपेरेंट हूं, अब आईकैप पेपर भी बता देता है कि आपके पेपर में इसी सवाल में इतने इतने मार्क्स है। यही सही होता है जब पेपर चेक करवाते हैं, तो अब दिखने में भी ट्रांसपेरेंट हो गया, सब ट्रांसपेरेंट है। इसी तरह एफबीआर वाले हमारे खिलाफ कोई एक्शन करें तो हमें बताएं कि कैपिटल गेन इनकम आपने ज्वेलरी की सेल नहीं डाली, ये वजह बनी है। अकाउंटेबिलिटी, यार कमिश्नर किसी की तरफ अपने आप को अकाउंटेबल समझेगा? जी बिल्कुल। कमिश्नर क्या ना, आगे ऊपर एफबीआर का चेयरमैन होता है, तो कमिश्नर एफबीआर के चेयरमैन की तरफ अपने आप को अकाउंटेबल समझेगा। तो एफबीआर में भी पूछगछ होती है एम्प्लॉयज की आपस में। देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर रॉन्ग डूअर्स। रॉन्ग डूअर्स लिखें बुरा कमिश्नर। देयर मस्ट बी अकाउंटेबिलिटी फॉर बुरा कमिश्नर विच शुड स्टॉप करप्शन। फिर इससे क्या स्टॉप हो जाएगी? करप्शन, निपोटिज्म, अपनों को साथ देना, मैल एडमिनिस्ट्रेशन, बुरी एडमिनिस्ट्रेशन सब मैनेज हो जाएगी। इक्विटी, इक्विटी क्या होती है जी? अच्छा, ये किताबी बातें हैं, ये सारी बातें होती भी हैं, होती हैं। इक्विटी, इक्विटी का क्या मतलब है? अच्छा, कमिश्नर जाए और वही भाईजान ये दुकान किसकी है जी? ये दुकान जो है वो शीधे गुज्जर की है। अच्छा चलो ठीक है, अगली दुकान, भाई ये दुकान किसकी है? ये दुकान जी प्राचे की है। प्राचे साहब आ जाओ टैक्स दो। कमिश्नर तो मैंने आपको सुबह ही बता दिया था गुज्जर है, तो प्राचे साहब आ जाओ टैक्स दो। अब ये इक्विटी है? नहीं, भाई भी हंस रहे हैं। सिमिलरली सिचुएटेड टैक्स पेयर शुड बी टैक्स्ड इन सेम वे। दो कपड़े बेचने की दुकानें हैं, दो दूध बेचने की दुकानें हैं, कमिश्नर को दोनों से टैक्स मांगना चाहिए। सिमिलरली शुड बी टैक्स्ड इन सेम वे बाय टैक्स अथॉरिटीज। ड्यू केयर शुड बी एक्सरसाइज्ड टू इंश्योर दैट सैलरीड क्लास इज नॉट टैक्स्ड मोर देन बिजनेस क्लास। सैलरी वालों पे ज्यादा रेट नहीं लगना चाहिए। और आपको याद है हमने टेबल 1 में देखा हुआ है, टेबल 1 में ज्यादा रेट है, टेबल 2 में थोड़े कम रेट है। एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स इन एन इरेशनल वे। पुलिस वाले, कुछ लोगों ने फैलाया हुआ था काफी पहले, आजकल तो नहीं होता, कुछ लोगों ने फैलाया हुआ था काफी पहले कि महीने के आखिर में बड़े चालान कर रहे होते हैं। जी क्यों महीने के आखिर में चालान कर रहे होते हैं? यार वो हुकूमत ने कहा होता है कम से कम इतना फाइन तो लोगों से लो, हुकूमत के खजाने में पैसे के, तो आखिरी दिनों में ऐसे ही बिला वजह पकड़ के भी फाइन करना शुरू कर देते हैं। आजकल नहीं होता। तो एफबीआर वालों को भी ऐसे नहीं करना चाहिए। दे शुड नॉट अचीव देयर ऑब्जेक्टिव इन एन इरेशनल वे। आजकल एफबीआर में 8 मसले हैं। एफबीआर में 8 मसले हैं। अंडर 4 पिलर्स फॉलोइंग आर द इश्यूज विच आर फेस्ड बाय टैक्स एडमिन अथॉरिटीज। ये मैंने अंडरलाइन किया, इसको आप हाईलाइट करेंगे, इसमें से पेपर में सवाल आता है। ये 8 इश्यूज आईकैप पूछता है, लेकिन इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी होती, सिर्फ इनकी लिस्ट बना के देनी होती है। तो आजकल बोले एथिकल इश्यूज क्या आ रहे हैं एफबीआर वालों को? करप्शन एफबीआर में, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है, डाटा इधर उधर लीक हो जाते हैं लोगों का, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो ऊपर मैंने आपको बता दिया, कमिश्नर भी गुजर है, सरासे भी गुजर हैं, अब कॉन्फ्लिक्ट आ गया, दिल में आ रहे हैं, चलो माफ कर दें। इनकॉन्सिस्टेंसी इन एप्लीकेशन ऑफ लॉ, वही सरासे वाली मिसाल या गुजर वाली मिसाल, इनकॉन्सिस्टेंसी इन एप्लीकेशन ऑफ लॉ, लैक ऑफ पावर, लैक ऑफ पावर। वैसे पावर तो उधर है लोगों के पास, लेकिन आपने भी अक्सर सुना होगा लोग कई घरों में जाके कहते हैं इधर तो अब्बू की चलती ही नहीं, शायद अम्मी की ही चल। तो लैक ऑफ ऑटोनॉमी, लैक ऑफ ऑटोनॉमी। कई दफा एफबीआर में भी फड्डा हो जाता है, किसी को आप बड़े होते हुए बिठा देते हैं, चाल उसकी कोई नहीं रही होती। ऐसा ही होता है ना। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जाहिर बात है पीटीआई शायद कोशिश करती हो एफबीआर को जाके इन्फ्लुएंस करने की कि आप जो है वो उस्मान बुजदार से टैक्स ना लो, लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर हो तो ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट, तोहफे तहाइफ, रिश्वत चलती रहती है। और डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन होता है मिस यूज ऑफ पावर, मिस यूज ऑफ पावर, डिस्क्रिशन। क्लियर? अब ऐसे ही कोई टीचर जाते जाते जबरदस्ती बच्चे का कोई तूने छुट्टी क्यों की है? सर वो ये मसला हो गया था, ओए चल अपना कैलकुलेटर दे दे। टीचर कैलकुलेटर जेब में डाल ले, पता चले कि जब सेशन एंड हो तो टीचर की गाड़ी में 15 कैलकुलेटर पड़े हैं, टीचर के मैंने नहीं वापस करने। ये डिस्क्रिशन, मिस यूज ऑफ पावर। पावर दी है आपको टीचर अल्लाह ने, लेकिन ये तो नहीं कि उसको आप मिस यूज करते फिरें। तो डिस्क्रिशन होता है मिस यूज ऑफ पावर, डिस्क्रिशन अपनी इस्तेमाल करना। इन मसलों का हल क्या है? इन मसलों का हल ये है कि मोहतरम इनका ईमान बनाया जाए।
वो तो रियल हल है, लेकिन लॉ मेकर ने कुछ और हल दिए हैं, वो देख लेते हैं। इन मसलों का हल ये है कि ओपन प्लान्स हों, जो भी एफबीआर के प्लान हो ओपनली बताएं। एफबीआर वाले बताएं यार इस साल हम लिबर्टी मार्केट में दुकानदारों को पकड़ने आ रहे हैं, ओपनली बताएं। ये नहीं कि किसी दुकान पे चले जाएं किसी पे ना जाएं। ओपन पॉलिसीज, जो भी पॉलिसी हो ओपन बताएं कि इस साल हमने दुकानदारों को पकड़ना है, अगले साल हम बिजनेसमैन से हट के सैलरी वालों के पास जाएंगे। ओपन लोगों को बताएं, ओपन रूल्स बनाएं, रूल्स भी ओपन बनाएं। और अल्लाह का रूल तो ऑलरेडी ओपन है, पूरा हम लॉ पढ़ रहे हैं वो रूल्स ही है। ओपन फाइंडिंग्स, जब केस हो जाए तो केस की बाद में फाइंडिंग आती है कि किस बंदे ने क्या क्या किया था, तो ओपन फाइंडिंग्स करें आप कि इस दुकानदार ने ये किया, इस दुकानदार ने ये किया, कुछ छुपाएं ना लोगों से। ओपन रीजंस, ओपन फाइंडिंग्स में कॉन्फिडेंशियलिटी को तो सामने रखना होता है, किसी की कॉन्फिडेंशियल बातें ना पता चलें। ओपन रीजंस, दुकानदार के पास जाके टैक्स मांग रहे हैं, दुकानदार का राइट है पूछना मेरे पास क्यों आए हो, आप उसे बताएं तुम्हारी इनकम 0 से 4 लाख नहीं है, तुम पापड़ नहीं बेच रहे इधर, तुम पूरी पूरी गाड़ियां बेच रहे हो, तो ओपन रीजंस हो आपकी। ओपन प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है पास्ट का एक्ट, पास्ट का एक्ट। आप गए घर से बाहर, जब आप आए वापस तो अब्बू ने कहा पुत्र आजा, फड़ ले अब्बू ने डंडा, मार 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 मार, बस खून नहीं निकला, बाकी सब निशान पड़ गए, ये वो। अब 10 दिन बाद छोटा भाई जब घर से बाहर जाएगा, लेट आने लगेगा, सोचेगा अब्बू ने प्रेसिडेंट तो सेट कर दिया हुआ है, अब्बू ने प्रेसिडेंट सेट कर दिया हुआ है यार। नास सारे दोस्तों को, जो दोस्त कह रहा होगा यार बर्गर तूने खा लिया, थोड़ा सा बोतल का एक सिप तो लगा ले, तेरी मेहरबानी मैं डंडे नहीं खा सकता। प्रेसिडेंट होता है ये, प्रेसिडेंट होता है पास्ट का एक्ट, जिससे पास्ट का एक्ट ओपन होने चाहिए ताकि लोगों को पता चले। अगर अब्बू छुप के कमरे में बड़े बेटे को मार देते तो छोटे बेटे ने भी नहीं डरना था, उन्हें कह रहा था पता नहीं दोस्तों से मार मूर खा के आ गया। वकील भी तो दावतों में ऐसे करते हैं कि फलां केस का फैसला इस तरह हुआ है। आगे चलें, पॉइंट 7, फेयर इनफॉर्मल प्रोसीजर। यार जितनी फॉर्मेलिटीज चीज़ों में आती हैं ना, उतनी बातें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। फॉर्मेलिटीज कम से कम होनी चाहिए, इनफॉर्मल चीज़ें होनी चाहिए। इनफॉर्मल ज़रा आसान होती हैं चीज़ें। अच्छा जी, 3 सवाल मेरे, बल्कि मेरे 5 सवाल। पावर्स ऑफ एफबीआर, ये वाली हैं, कोई एक दो और भी आपने डालनी हुई डाल देना। पावर टू चेंज इन टैक्स ईयर, कोई आपको और आती हुई, ठीक है। ये पावर्स हैं एफबीआर की। एफबीआर अपनी पावर को मिसयूज करे तो 2 नुकसान हो गए, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और 4 पिलर्स हैं, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इक्विटी। एथिकल इश्यूज जो एफबीआर वाले फेस कर रहे हैं वो 8 हैं। टू अवॉइड बुराइयां, पिटफॉल्स होते हैं बुराइयां, टू अवॉइड बुराइयां ऑफ गलत यूज, टू अवॉइड बुराइयां ऑफ गलत यूज ऑफ पावर। लिख लो, बड़ी अंग्रेजों वाली अंग्रेजी लिखी हुई है इसने। टू अवॉइड बुराइयां ऑफ गलत यूज ऑफ पावर। 7 प्रिंसिपल्स हैं स्ट्रक्चरिंग पावर के। पावर को ऐसे स्ट्रक्चर करो तो सही होगा। तो पेपर में सवाल आएगा 7 प्रिंसिपल्स फॉर स्ट्रक्चरिंग डिस्क्रिशन। पावर को ऐसे मैनेज करना चाहिए। ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इसको हाईलाइट आपने करना है, इसमें से सवाल आएगा पेपर में। यार अभी एफबीआर वालों की बातें खत्म नहीं हो रही। एफबीआर वालों के बारे में 10 बातें हो रहे हैं। ये सादा सी बातें पढ़ते जाएं। और ये ना अभी आपने याद करनी है बैठे बैठे। एफबीआर वालों को क्या होना चाहिए? इम्पार्शियल, फेयर और न्यूट्रल। और वो रेस वगैरह की बेस पे कुछ ना करें। रेस होता है वो फिरकाबाजी। एफबीआर वालों को एफिशिएंट एंड क्वालिटी सर्विस देनी चाहिए सारे स्टेक होल्डर्स को। मुझे आपको एफिशिएंट सर्विस होनी चाहिए इन एन एफर्ट टू एक्सीड देयर एक्सपेक्टेशन। हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा आगे बढ़ के हमें सपोर्ट करें। फॉलो द लॉ कंप्लीटली। एफबीआर वालों को ना लॉ कंप्लीटली फॉलो करना चाहिए, ये नहीं कि अधूरा लॉ फॉलो करें। एंड नो एग्जेम्पशंस शुड बी प्रोवाइडेड टू पर्संस हु इज नॉट एलिजिबल फॉर इट। और जो बंदा एलिजिबल नहीं है उसको एग्जेम्पशन ना दें, हाँ जो एलिजिबल है उससे एग्जेम्पशन दे दें। टेक ऑल मयर्स टू कलेक्ट टैक्स ऑन अ टाइमली बेसिस। सारी मयर्स लेनी चाहिए टैक्स टाइमली बेस पे कलेक्ट करने के लिए, इससे हुकूमत को फायदा होगा। और एफबीआर के दफ्तर के खर्चे कम से कम होने चाहिए। एफबीआर ऑफिस एक्सपेंसेस लिखें, एफबीआर ऑफिस एक्सपेंसेस। अच्छा, अगर मेरा टैक्स रिफंड होना है, यानी मुझे टैक्स वापस मिलना है, तो एफबीआर वालों को मुझे लटका के रिफंड करना चाहिए या जल्दी?
टाइमली रिफंड करना चाहिए। तो एफबीआर को चाहिए कि पैसे मुझे टाइमली वापस करें, तो रिफंड शुड बी मेड ऑन टाइमली बेसिस। ओके, मेक द पेमेंट ऑफ रिफंड ऑन टाइमली बेसिस। नेक्स्ट जी, show the honesty and integrity to gain confidence of government and taxpayers. Avoid participation in political activities. एफबीआर में आप जाओ, बैनर लगाओ शेयर का, अगली दफा शेयर, अगली दफा शेयर, पायन की हो गया है। Educate taxpayers about their rights and obligations. टैक्सपेयर का राइट क्या होता है? टैक्सपेयर का राइट ये होता है कि जब मोटरवे शुरू में बनी थी ना, तो मोटरवे पे एंटर होते हुए ना वो एक किताबचा देते थे, बुकलेट, उसमें बताते थे मोटरवे के रूल्स क्या हैं। ये होता है उनको उनके राइट्स सिखाना। उनको भी तो बताओ हमें कहाँ कहाँ फ़ायदा मिलेगा। आप फलां बूथ के ऊपर रुकोगे, हमें कॉल करोगे, गाड़ी आपकी ख़राब हो जाएगी, हम सही करने के लिए गाड़ी भेजेंगे, ये सारे आपके राइट्स हैं। सर हमारे सिलेबस में कौन से राइट्स हैं टैक्स पेयर्स के? आप टैक्स ईयर चेंज करने का राइट रखते हो एप्लीकेशन देके, आपको राइट है कि आप जो है वो कुछ चीज़ों में नॉर्मल टैक्स लगा लो, कुछ चीज़ों में सेपरेट ब्लॉक लगा लो। मिसाल के तौर पे हमने पढ़ा था गोल्डन हैंडशेक के पैसों में सेपरेट रेट, ये मेरे राइट्स हैं। मुझे चैरिटी पे टैक्स माफ़ होगा, ये मेरा राइट है। तो खाली टैक्स वालों ने डंडे से मार ही ना रहे हों, हमें हमारे फ़ायदे भी बता रहे हों। So that taxpayer खुशी से comply with the law. Keep confidentiality. क्या एफबीआर वालों को चाहिए कि राइज वालों का प्रॉफिट स्कैन्स वालों को बताएं? कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए। रिफ्रेन फ्रॉम रिसीविंग गिफ्ट्स। अच्छा, गिफ्ट दो चीज़ों पे होता है, कई दफ़ा हरकत करने पे होता है, कई दफ़ा चुप रहने पे भी गिफ्ट मिल जाते हैं। तो कई दफ़ा चुप रहने पे भी लोगों को गिफ्ट दिया जाता है। जो भी तूने देखा आंखें बंद कर ले और चुप रही, किसी को शिकायत ना लगाई मेरी। नॉन एक्शन पे भी गिफ्ट मिलते हैं और एक्शन पे भी गिफ्ट मिलते हैं। आप बता दें यार मोटी मोटी बातें जो मैं हेडिंग्स बना लूं। इम्पार्शियल, फेयर, न्यूट्रल रहना चाहिए, एफिशिएंट सर्विस देनी चाहिए, लॉ को कंप्लीटली फॉलो करना चाहिए, टाइमली बेस पे टैक्स हमसे लेना चाहिए, रिफंड भी टाइमली करना चाहिए दोनों तरफ, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी होनी चाहिए, अवॉइड पॉलिटिकल, एजुकेट टैक्स पेयर्स, कीप द कॉन्फिडेंशियलिटी, रिफ्रेन फ्रॉम रिसीविंग गिफ्ट्स। ये मोटी मोटी को हेडिंग्स बन जाएंगी 8-10। और अगर इसमें से 6-7 भी पेपर में याद रह जाए तो बेहतर है। पेपर में 5 मांगे तो 6-7 लिख के आया करें, क्योंकि 1-2 इधर उधर की भी आप मानते हैं होंगी। अच्छा, एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर। मोहतरम ये किसके एथिक्स हैं यार? एथिक्स फॉर, यार ये लॉयर्स एसी और एफसीए क्या करते हैं? एफबीआर वाले डॉक्टर कामरान को कहते हैं डॉक्टर साहब टैक्स दो, डॉक्टर साहब कहते हैं भाईजान दांत सही करा लो। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें ये नहीं पता, आप टैक्स दें। फिर डॉक्टर साहब जाते हैं किसी लॉयर के पास या चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, तो अब चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर का टैक्स एफबीआर को जमा करवाता है और सारी हेल्प आउट करता है। तो अगर कभी टैक्स पेयर और एडमिन अथॉरिटी में फड्डा पड़ जाए तो ऐसी यानी कि फड्डा नहीं, एडमिन अगर कभी टैक्स पेयर को समझ ना आ रहा मैंने कितना टैक्स जमा करवाना है, तो वह एफबीआर में जाके किसी को कहेगा नहीं, एफबीआर वाले नहीं इतने वेले बैठे हुए, वो किसी बंदे को कह देगा जिसने कैफ 1, कैफ 2, कैफ 3, कैफ 4, 5, 6, 7, 8 पढ़ा हो, जिसकी क्यूएम जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में निकली हो, उसको कह देगा यार मुझे ज़रा टैक्स निकाल दो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन इनकम, ज्वेलरी बिक गई, ये हो गया वो हो गया। वो सीए कहेगा मुझे तो अभी तक खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, पता नहीं एक न्यूमेरिकल आता है लंबा सा, ताहिर वाला न्यूमेरिकल कल आया था मेरे से तो वो नहीं हो रहा, तो मैं क्या तेरा टैक्स निकाल के दूँ? जा यार तेरी मेहरबानी, किसी और को जा। ओके, ताहिर वाले न्यूमेरिकल में 2 टैक्स क्रेडिट आ गए, उन्होंने परेशान कर दिया। एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर, ये मैं जब पढ़ा दूं ना थ्योरी, तो फिर आपने कहना है बस और नहीं, ये वाली जब मैं पढ़ा दूं तो आपने बोलना है, ठीक है, कैमरे के सामने आके इंज नहीं, कैमरे के सामने आके बस बहुत हो गई, आप बोलोगे। एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर, फॉलोइंग आर द 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉर एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर। सीएस, लॉयर्स, इनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जो ऑडिट पढ़ रहे हैं, जो FAR 2 पढ़ रहे हैं,
इन दोनों हजरात ने तो ये पांचों चीज़ें ऑडिट और FAR 2 में पढ़ी हैं, हेडिंग्स वही हैं लेकिन इनकी अंग्रेजी अब हमें देखनी है ज़रा। फॉलोइंग आर द 5 मेंटल प्रिंसिपल, मेंटल नहीं फंडामेंटल, फंडा उड़ा दें तो मेंटल ही बनेगा। फॉलोइंग आर द 5 मेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर। CA या लॉयर को क्या करना चाहिए? आपने अगर डॉक्टर कामरान का टैक्स निकालना है ना तो आप में क्या होनी चाहिए? इंटेग्रिटी। आपने न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल क्यों रहना है? डॉक्टर कामरान आंख मारा होगा टैक्स बचा के दे और FBR कह रहा होगा टैक्स दे, तो न्यूट्रल रहना है आपने। आपने फिर सही काम करना है, ठीक है। जब बीवी कह रही होगी ये हुआ, माँ कह रही होगी ये हुआ, अब जो है वो सास बहू का फड्डा आपने रिजॉल्व कराना है न्यूट्रल रह के, जो हक पे उसका साथ देना है, लेकिन बोलना किसी से नहीं गुस्से में, बहुत गहरी बात हो गई। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंफॉर्मेशन को क्या रखना है? कॉन्फिडेंशियल। डॉक्टर कामरान ने बता दिया मेरा प्रॉफिट कितना है, तो जो डॉक्टर अली पिछली गली में बैठे हैं उनको नहीं बताना आपने। अब आप CA हैं, अब आप FBR नहीं है, जरा समझ लीजिएगा। अब एथिक्स अगले शुरू हो गए हैं फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर्स। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। अच्छा जी, डॉक्टर कामरान के बाद थोड़ी देर बाद नेस्ले आ गया। नेस्ले ने कहा ओ भाई डॉक्टर कामरान का टैक्स तूने निकाल दिया, मेरा भी टैक्स निकाल। आप दिल में कह रहे थे यार नेस्ले इतनी बड़ी कंपनी, मेरे से तो डॉक्टर कामरान का टैक्स बड़ी मुश्किल से निकला था, तो नेस्ले का टैक्स मैं कैलकुलेट करूं, हैंडल नहीं होना, गेम आउट हो जानी है। आपने कहा ओ कोई मसला नहीं जी, आप आए हमारे पास, मैं आपको टैक्स निकाल के देता हूं, मैं आपकी जान भी ले लूंगा। दिल में बात कर रहे थे आप ये। और भाईजान आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं है, नहीं होना ये काम। जो काम ना कर सके उससे इनकार कर दीजिएगा, ये ना कहिएगा मैं करूंगा, इनकार कर दीजिएगा। अगला बंदा कहेगा नहीं यार मैं इसके 10 लाख दूंगा, कहने नहीं 10 लाख क्या तुम 1 करोड़ दे दो, मुझे आता ही नहीं ये काम, मुझे आता ही नहीं ये काम। अब सर आसिफ को किंग एडवर्ड वाले आके कह दें भाईजान फलां सब्जेक्ट आपने पढ़ाना है बायोलॉजी का, भाईजान मुझे करोड़ भी दे दो मैं नहीं पढ़ा सकता। नहीं नहीं सर आप पढ़ा लेते हैं, आप हिम्मत करें, आप हिम्मत करें, थोड़ा थोड़ा ऑडिट बीच में डाल दीजिएगा, आप पढ़ा दें। वो बंदे तो ऑडिट करने हैं। प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर, बिहेव करना, उठना बैठना। अब ये ना हो रहा हो कि भाईजान चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब आए और चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब जो है वो कामरान का टैक्स निकालने आया, आजा कामरान, कामरान आज मैं तेरा टैक्स कैलकुलेट करूंगा, तूने मुझे टैक्स प्रैक्टिशनर रखा, चल आजा। मोहतरम ये बिहेवियर नहीं है। आपने क्या करना है, आपने जो है वो ये स्टिक लेके जानी है, बैक एंड पे रखनी है, जरूरत पड़ सकती है। आपने स्टिक साइड पे रखनी है और आपने डॉक्टर कामरान के जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कामरान हाउ आर यू। डॉक्टर कामरान पूछेगा हिल क्यों रहे हैं तू? अच्छा डॉक्टर कामरान साहब आई एम ट्राइंग टू बिहेव प्रोफेशनली, तो आपने प्रोफेशनल बिहेवियर शो करना है उधर। आप बता दें जी कितनी बातों का आपने ध्यान रखना है CA करने के बाद? 5 बातों का। इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, न्यूट्रल रहने आपने, कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखना है, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हो तो काम करना है, ना हो तो बता देना भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, अम्मी बैंगन मैं नहीं बना सकता, अंडा मेरे से उबलवा ले। और प्रोफेशनल बिहेवियर वो भी 15 मिनट उबलता रहेगा। फॉलोइंग आर द 5 मेंटल प्रिंसिपल्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर्स। नंबर 1 इंटेग्रिटी। अब आपने जहन में रखना है आप CA हैं, आप डॉक्टर साहब के पास गए हैं डॉक्टर कामरान का टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। द टैक्स प्रैक्टिशनर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशंस। ही मस्ट बी एक्ट विद ऑनेस्टली एंड विद इंटेग्रिटी। वही बात दोबारा लिख दी। ऑल टैक्स लॉज शुड बी फॉलोड प्रॉपरली। सारे लॉज आपको आने चाहिए। ही शुड नॉट मिस यूज द मनी गिवन बाय हिज क्लाइंट। ऐसा ना हो कि उसने आपको पैसे दें, डॉक्टर कामरान आपको कहे ये मेरे पैसे FBR में जमा करा, आप जाके कैमरा ला, आप जाके चुप करके मरी पहुंचे हो, बाद में डॉक्टर कामरान आपको ढूंढ रहा हो भाईजान वो बंदा किधर गया मेरे पैसे लेके। तो क्लाइंट से जो पैसे लेने हैं वो आपने मिस यूज नहीं, यूज करने हैं। मिस का नाम बताएं, मिस यूज नहीं करने आपने। क्लियर? ऑब्जेक्टिविटी, प्रैक्टिशनर CA लिखो, CA लॉयर, CA शुड नॉट अलाउ बायस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बायस नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताओ ना यार क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इसको आज समझ लो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? FBR वाले डॉक्टर को कह रहे हैं पे टैक्स और डॉक्टर आपको कह रहे हैं सेव टैक्स। अब ऐसी सूरत में आपने
जो टैक्स बनता है वो जमा कराना है, लेकिन जहां जहां आप छूट दे सकते हैं डॉक्टर को, ज़कात माइनस कर दें, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन माइनस कर दें, बच्चों की तालीम के खर्चे माइनस कर दें, चैरिटी का टैक्स माफ कर दें, जहां जहां सेव कर सकते हैं सेव भी तो करके देना, लेकिन एफबीआर को भी टैक्स जमा कराएं, न्यूट्रल रह के चलना है आपने। प्रैक्टिशनर शुड नॉट अलाउ बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस भी नहीं किसी का लेना ऑफ अदर्स। कई दफा आप अगलों का इतना अनड्यू इन्फ्लुएंस ले जाते हैं कि आपके प्रोफेशनलिज्म पे उनका इन्फ्लुएंस छा जाता है। ओवरराइड योर प्रोफेशनलिज्म। इतना प्रेशर नहीं लेना अगले का कि आपके प्रोफेशनलिज्म पे अगले का प्रेशर दिमाग पे छा जाए, इतना प्रेशर नहीं लेना अगले की बात का। क्लियर? मिसाल देता हूं, एक अजीब सी मिसाल, मादरत, पहली मैं मादरत कर रहा हूं। टीचर ने कहा यार वो जो सामने बंदा है ना बाहर खड़ा हुआ, मैंने उसकी गाड़ी में अपनी गाड़ी मार दी है। आपने प्यार से कहा सर आपसे गलती हो गई है। आपने कहा, टीचर ने कहा हाँ, लेकिन टीचर ने कहा कान इधर कर, आजा जरा बाहर उस बंदे को तंग करें। और सर कोई मसला ही नहीं, और यार खुदा का खौफ करा यार, ऐसी तो बात नहीं है ना, ठीक है सर हैं अपनी जगह हैं, लेकिन ये मतलब तो नहीं कि अंडी फेवर उनकी करें। और सर कोई मसला ही नहीं, और रशीद थे कामी थे, चल 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 निकलिए, चल आजा, रूलर शूलर फाड़ ले, स्टिकर स्टिकर फाड़ ले। हाँ भाईजान क्या मसला है, कौन सी गाड़ी आपने मारी है? हमारे सर की गाड़ी। और खुदा का खौफ कर, चल बाहर आ गाड़ी से, मरा चल इधर आ, ये नहीं करना तूने उधर। कई दफा किसी का इन्फ्लुएंस आपके प्रोफेशनलिज्म पे छा जाएगा, तब अकल इस्तेमाल करनी है, गलत काम नहीं कर जाना। कॉन्फिडेंशियलिटी। द टैक्स प्रैक्टिशनर शुड कीप ऑल इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। डॉक्टर साहब की कोई इंफॉर्मेशन किसी को नहीं बतानी, हत्ता कि डॉक्टर की बीवी को भी नहीं जाके बतानी कि डॉक्टर कितना कमा रहा है। टैक्स प्रैक्टिशनर शुड कीप ऑल इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल एक्वायर्ड इन प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशन। The information received from client should not be disclosed to anyone. ये information किसी को भी नहीं बतानी आपने, unless it is required by law, unless के कोई law वाला आके SCCP वाले, स्टेट बैंक वाले कोई और आके मांग ले आपसे। Further, the information obtained from client should also not be used for पर्सनल बेनिफिट। पर्सनल बेनिफिट के लिए भी यूज नहीं करनी है आपने कि आप कहें यार डॉक्टर तो बड़ा कमा देना, चल मैं भी डॉक्टरी शुरू कर चढ़ा। नहीं नहीं नहीं, तो आपने पर्सनल बेनिफिट के लिए भी नहीं कमानी। पर्सनल बेनिफिट पता क्या होता है? आप किसी कारोबार में गए और किसी कारोबार में आपको जाके पता चला कि यार ये कारोबार वाला तो बड़ा कमा रहा है, तो आपने उसके सप्लायर्स और कस्टमर से राब्ते शुरू कर दिए और करते 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 उनको अपने लूप में लाए और अपना कारोबार खड़ा कर लिया। उधर जाके लोगों से राब्ते करके और उधर के उसके सप्लायर कस्टमर को खींच के अपना काम शुरू कर दिया। सोच रहे तू, करना नहीं ऐसा, ऐसे सोच रहे। फर्दर द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लाइंट शुड आल्सो नॉट बी यूज्ड फॉर पर्सनल बेनिफिट और फॉर बेनिफिट ऑफ अ थर्ड पार्टी। ना उससे मिली हुई इंफॉर्मेशन अपनी जात के लिए यूज करनी है। यार इसकी एक मिसाल हो सकती है, आप नेस्ले का टैक्स कैलकुलेट करने गए, नेस्ले वालों ने आपको अपना प्रॉफिट बता दिया लेकिन किसी को नहीं पता, और आपने नेस्ले के शेयर खरीद लिए। अब आपने तो गड़बड़ की, आपने पर्सनल एडवांटेज ले लिया इससे, ठीक है? तो लिखें पर्सनल बेनिफिट की मिसाल, आपने नेस्ले का टैक्स कैलकुलेट किया, आपने नेस्ले का टैक्स कैलकुलेट करना था, आपने नेस्ले का टैक्स कैलकुलेट करना था, उन्होंने आपको अपना प्रॉफिट बताया, उन्होंने आपको अपना प्रॉफिट बताया, आपने उस इंफॉर्मेशन को बोले, आपने उस इंफॉर्मेशन को सामने रख के शेयर खरीद लिए नेस्ले के, आपने उस इंफॉर्मेशन को सामने रख के शेयर खरीद लिए नेस्ले के। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। टैक्स प्रैक्टिशनर हैज अ ड्यूटी टू मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल। अच्छा मुझे बताएं, सीए करने के बाद टैक्स लॉ पढ़ना पड़ेगा या काफ़ी हो जो पढ़ लिया था आपने सीए में? बाद में भी पढ़ना पड़ेगा, चेंजिंग आएंगी। चेंजिंग ना भी हो तो मैंने पता है तीनों ते क्यूएम भी भूली हुई है। चेंजेस ऐसे कह रहा है शहजादा जैसे खाली चेंजेस पढ़नी पड़ेगी, और तुझे तो पुराना भी पढ़ना पड़ेगा जो पढ़ाया हुआ है वो भी तुझे भूला होगा। टैक्स प्रैक्टिशनर हैज अ ड्यूटी टू मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल एट सच अ लेवल दैट क्लाइंट रिसीव्स अ कॉम्पिटेंट सर्विस। ऐसा ना हो कि क्लाइंट बाद में रो रहा हो यार ये किनको देके बैठ गया हूँ, इसको बिजनेस इनकम निकालने को कहे, वर्किंग वन ही 2 दिन से नहीं खत्म हो रही इसकी, वर्किंग 2 में कम जाना है, टैक्स डेफिशिएंट के रेट ही नहीं मिल रहे इसको किताब में। द प्रैक्टिशनर शुड हैव कंप्लीट नॉलेज एंड स्किल ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय हिम।
All tax has laws should be applied properly in accordance with the circumstances. All laws should be. और अगर आप अपने साथ कुछ तुंगड़े लेके जाए ना, स्टाफ मेंबर्स, जूनियर्स, तो उनको अपने ट्रेन में बिठा के लेके जाना है, उनको अपने साथ गाड़ी में नहीं लेके जाना. शुड बी वेल ट्रेन्ड. यानी अपने साथ कोई बच्चे लेके जाए आप साथ ऑडिट करने. आपको पता है ना, पार्टनर जाता है, मैनेजर जाता है, साथ ये बच्चे जो सीए कर इंटर करने, तो इन बच्चों को अगर साथ लेके जाएं तो इनको खास खू के लाएं. ये नहीं कि आगे मुंह देख रहे हो. प्रोफेशनल बिहेवियर क्या होता है जी? कि प्रोफेशनल बिहेवियर में दो चीज़ें हैं. आपने लोकल लॉज को फॉलो करना है अगर उस कंट्री के कोई हैं, और फिर वो जो उठना बैठना चलना फिरना बात करने का तरीका था ना, वो मैंने बताया वो भी सही होना चाहिए. द प्रैक्टिशनर, सीए लिख लें ऊपर, सीए या लॉयर. सीए लॉयर शुड फॉलो द लॉज एंड रेगुलेशंस. लोकल लॉज को फॉलो करना है आपने अगर उस मुल्क के कोई लॉज हैं. शुड अवॉइड एक्शंस विच डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन. ओए ओए कह के बात नहीं करना. एक्शंस का नाम लिखें, ओए ओए कह के बात नहीं करना. इससे लोग क्या कहेंगे, यार सीए होते ही ऐसे हैं, ये लॉयर होते ही ऐसे हैं. ठीक है. या पता कि जी किसी की शादी थी, 4 सीए बैठे हुए थे, 5 डॉक्टर बैठे थे. अब 4 सीए बातें कर रहे हैं, यार खाना कितने खुलेगा. अब जैसे ही खाना खुला, चार सीए अपनी प्लेटें लेके भाग रहे हैं. एक ही कमीज एक की कमीज पे सालन गिरा हुआ है, दूसरे की कमीज पे वेस्टकोट में बोतल गिरी. यार ये सीए हैं. यू शुड अवॉइड द एक्शन विच डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन. ठीक है जी. ही शुड फॉलो द. एक बोतल साइड पे रख के नीचे रख के दूसरी मंगवा रहा है, बोटियां खाई जा रहा है, हड्डियां दूसरे की प्लेट में रख रहा है. तो बस बात बढ़ गई है यार, बस कर दो. ही शुड फॉलो द कोड ऑफ एथिक्स डेवलप्ड फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर. अगर कोड ऑफ एथिक्स कोई बने हैं तो वो फॉलो करे. वो कोड ऑफ एथिक्स ना अगले सफ़े पे दिए हुए हैं, वो आज हमने नहीं पढ़ने. He should behave with courtesy with the people. अच्छा जी, यार कल एक सवाल आपको दिया था मैंने होमवर्क में. अच्छा, मैं ना एक एक करके डिस्कस करता रहता हूँ, मैं सवाल सॉल्व नहीं करवाऊंगा, सॉरी. एक एक करके से डिस्कस करता रहता हूँ. यार फेस से कुछ पता नहीं चल रहा. कुछ बंदे के चेहरे इतना संजीदे होते हैं कि उनके चेहरों से कुछ पता नहीं चलता. तो इसलिए हम सवाल स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट से, 1057 से. 15 जुलाई 20 को, यानी साल शुरू हुए अभी 15 दिन हुए थे, क्योंकि हमारा साल है मोहतरम 30-21, और ताहिर का ये नया बिजनेस है. 1 जुलाई 20 को इसने शुरू किया. 15 जुलाई 20 को उसने एक मशीन इंपोर्ट की है चाइना से, जिसकी कीमत है 15 लाख. तो डिप्रिसिएशन एट 15% वॉज चार्ज ऑन मशीनरी फॉर द होल ईयर एंड इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ सेल. यार ये जो इसने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, मुझे बताओ ये किन रूल्स वाली होगी? एक्सेलेंट. इसकी जो डेप्रिसिएशन होगी वो अकाउंटिंग रूल्स वाली होगी. और मोहतरम ये डेप्रिसिएशन जो आपने उल्टानी है, वो कहता है मैंने फुल ईयर पे चार्ज कर दिया है. फुल ईयर का मतलब है कि 15 जुलाई है ना, तो 15 दिन इस्तेमाल हुआ था जुलाई में, तो कहते हैं मैंने ये नहीं देखा, मैंने पूरे साल पे डेप्रिसिएशन निकाल दिया है. तो मुझे बताओ कि 1500 पे अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन कितनी बनी? 1500 जरा 15%, 225. तो अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन ये उल्टानी है. टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन जो आपने माइनस करनी है ना, उसमें दो काम करने हैं. उसमें क्योंकि प्लांट चाइना से मंगवाया है, तो सेकंड हैंड की खैर है, यूज्ड है ना, सेकंड हैंड की खैर है. अगर इंपोर्टेड प्लांट सेकंड हैंड हो ना, तो टेंशन नहीं लेनी है आपने फिर भी इस पे इनिशियल अलाउंस निकालना है. तो इस पे इनिशियल अलाउंस निकालेंगे 1500 पे. इनिशियल अलाउंस लगाने के बाद ये नया पाकिस्तान है, क्योंकि 1 जुलाई 20 के बाद है, तो खरीदने के साल में 50% फैक्टर भी लगेगा. तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड करके क्या उल्टा देनी है? टैक्स वालों की सॉरी क्या रिकॉर्ड कर देनी है? अकाउंटिंग उल्टा के टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी है. और इनिशियल अलाउंस भी. कौन सा पेज है सोल्यूशन का? आए सोल्यूशन ते पहले खोले होंगे ने तुसी. ओह गुड, अच्छे बच्चे हो. मेरे सामने नहीं कह रहे हो, अल्लाह करे घर में भी नहीं की आदत पड़ जाए. घर में नहीं की आदत का मतलब है अच्छा. तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा दी, टैक्स डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस माइनस कर दिया. लेकिन इनिशियल अलाउंस डेप्रिसिएशन निकालते हुए ना, कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस पे डेप्रिसिएशन निकालनी थी, और खरीदने के साल में 50% फैक्टर भी लगाना है. आगे बढ़ो यार. एडमिन खर्चों में, यार खर्चों में
पेमेंट पड़ी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर की या खर्चों में सॉफ्टवेयर की अमोर्टाइजेशन पड़ी होनी चाहिए? ये वो ब्लंडर था जो मैंने आपको एक सवाल में करवाया था। सॉफ्टवेयर अगर खर्चों में चला जाए तो इसकी कॉस्ट को ऐड कर देंगे और अमोर्टाइजेशन को नंबर ऑफ डेज बेस पे माइनस कर देंगे। नंबर ऑफ डेज मेरे ख्याल से दिए नहीं हुए, तो नंबर ऑफ डेज बेस की बजाय से पूरे साल पे ही फिर हम अमोर्टाइज कर देंगे। तो कॉस्ट को उल्टा दें 975 और इसको 10 सालों पे डिवाइड करके अमोर्टाइजेशन माइनस कर दें। आगे यार ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये ना क्लास में अभी तक रिवाइज नहीं हुआ था। ये ना बिल्कुल बिल्कुल ऊपर जैसा है, बिल्कुल इस बुलेट जैसा है। ये जो होते हैं ना फिजिबिलिटी स्टडी, ये डेफिनेशन में आता है प्री कमेंसमेंट की, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर की फिजिबिलिटी स्टडी। और जो फिजिबिलिटी स्टडी प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर के डेफिनेशन में जब आ जाता है ना, तो फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस का चैप्टर आगे बढ़ के कहता है कि प्री कमेंसमेंट को माय डियर आपने खर्चे में डालना है होले होले, फौरन खर्चे में नहीं डालना। प्री कमेंसमेंट को कैसे खर्चे में डालना है? बोलो, होले होले, होले होले आपने इसको खर्चे में डालना है। तो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर बोले तो कितनी है? 250। इसको आपने खर्चे में नहीं डालना, इसको 5 साल में खर्चे में डालना है 20% के एतबार से। फिजिबिलिटी स्टडी देख लो। लेकिन इसका पहला साल है बिजनेस का, इसने बिजनेस इस साल शुरू किया है, बेचारे से क्या हो गया? बेचारे ने खर्चों में डाल दिया पूरी कॉस्ट। ये बिजनेस से पहले हो गई थी इसकी 2.5 लाख रुपए, पूरी कॉस्ट इसने खर्चों में डाल दी। बिल्कुल सॉफ्टवेयर की तरह लो यार, कॉस्ट खर्चों में डालनी है या 20% अमोर्टाइजेशन? ये कौन सा सेक्शन था? सेक्शन नंबर 26 था, 25 सेक्शन था। तो बोलो वही काम जो सॉफ्टवेयर के साथ किया है, पूरा 2.5 लाख ऐड करके और 2.5 लाख को 10 से डिवाइड करें। नहीं, वो तो सॉफ्टवेयर की लाइफ थी। 2.5 लाख को 20% से मल्टीप्लाई कर दें, 100% सॉफ्टवेयर वाला काम। पूरी कॉस्ट को आपने उल्टा देना है और पूरी कॉस्ट को उल्टा के 2.5 लाख उल्टा के आपने इसकी अमोर्टाइजेशन माइनस कर देनी है 50 साल। अब बोलो, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए पूरा प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर माइनस हो चुके हैं, उसको ऐड कर दें, उसकी जगह क्या माइनस कर दे? अमोर्टाइजेशन। यह ताहिर के ब्रदर की सैलरी है, इसमें कोई मसला नहीं है, ये लाउड है, इसे इग्नोर करेंगे, कई दफा बात हो चुकी है। फाइनेंशियल चार्जेस में इंटरेस्ट पड़ा हुआ है 80,000 का लीज एसेट का, और कॉस्ट ऑफ व्हीकल को फारिग करें, अकाउंटिंग डिप्शन को दीवानावार ढूंढें, इंटरेस्ट और अकाउंटिंग डिप्शन उल्टानी है और रेंटल को माइनस करना है। आगे चलें। अदर चार्जेस इंक्लूड रनिंग एंड मेंटेनेंस है व्हीकल की, व्हीकल इज यूज्ड, अदर चार्जेस इंक्लूड रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल अमाउंटिंग टू इतने, यूज ऑफ व्हीकल फॉर पर्सनल पर्पसेज इतने। व्हीकल आपने पर्सनल पर्पस के लिए कितने यूज किया जी? 20%। अब आप हजरात मुझे ये बता दें कि जी भाई, अदर चार्जेस इंक्लूड रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ व्हीकल, यूज ऑफ व्हीकल फॉर पर्सनल पर्पस वाज 20%। तो व्हीकल 20% बिजनेस में यूज हो रही है, तो नहीं घर में यूज हो रही है, तो कितना नॉट अलाउड होगा? 20% नॉट अलाउड होगा, तो 80% अलाउड होगा। तो अब 20% को क्या कर दें? ऐड कर दें नॉट अलाउड होने की वजह से। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक, पिछली क्लास में याद है वो ऐड किया था, इसलिए इसको भी क्या कर दें? ऐड कर दें। जी बॉस, वो मैं अभी फिर आता हूं आपके पास, उसकी थोड़ी कटिंग करनी है बस। आगे चलें जी, ये वाला पॉइंट तो मैंने कहा था फारिग कर दें। ये इसने प्लॉट बेचा है, ये अपना कैपिटल गेन के चैप्टर पे दूसरे सफे पे चले जाइएगा, छोड़े मैं नहीं भी डिस्कस करा। पॉइंट 3 और 4, 3 और 4। अच्छा यार ये बताओ कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हुई है, न्यू लिस्टेड कंपनी है,
यानी लिस्टेड कंपनी ना पब्लिक को ऑफर करती हैं अपने शेयर्स। तो न्यू शेयर्स हैं, आप बता दें टैक्स माफ होगा, बिल्कुल माफ होगा सेक्शन 62 के मुताबिक। और 3 लाख रुपए आपने लाइफ इंश्योरेंस पे किया सेक्शन 62 के मुताबिक। 3 लाख रुपए आपने लाइफ इंश्योरेंस पे किया सेक्शन 62 के मुताबिक। यार इस पे ना मुख्तलिफ राय है लोगों की। एक राय आई कैप के भी है, वो है नहीं हमारा इदारा आई कैप, पता है ना उसका, एक राय आई कैप की भी है। मैं वैसे प्रिंसिपली उस राय से एग्री नहीं करता और मुझे वो राय पसंद नहीं है, क्योंकि लॉ में ऐसी बात वाज़ेह तौर पे लिखी नहीं हुई। आई कैप ने बड़ी कंजूसी का मुजाहरा किया अपने सोल्यूशन में, ठीक है वो राय प्रॉपर है, कंजूसी तो मैं नहीं बोलना चाहिए, उनकी भी एक राय है अपनी। आई कैप ने क्या किया है, कंजूसी का मुजाहरा मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको बात समझने में आसानी हो। आई कैप ने क्या किया है, आई कैप ने इन जब सेक्शन 62 के ही दोनों टैक्स है ना, तो आई कैप ने दोनों में से एक माफ किया है। आई कैप कह रहे हैं दोनों टैक्सेस से माफ ना करो, दोनों में से एक टैक्स माफ कर दो। लाइफ इंश्योरेंस भी जमा करवा रहा है और साथ ही नई कंपनी के शेयर भी खरीद रहे हैं, दोनों में से एक टैक्स माफ कर दो। पहले जरा देख लेते हैं कि सेक्शन 62 पे ये दोनों टैक्स माफ होते भी हैं या नहीं। ये देखो सेक्शन 62, क्या लाइफ इंश्योरेंस वाला टैक्स भी माफ है? और क्या लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ नए शेयर खरीदने वाला टैक्स भी माफ है? तो सेक्शन 62 में 2 टैक्स माफ हो रहे हैं, बल्कि सुकूक्स वाला टैक्स भी माफ है, तो 2-3 भी आ सकते हैं। अब आई कैप ने क्या कि जितने मर्जी टैक्स माफ होने हो आ जाएं, आप सब में से सिर्फ एक टैक्स उसे माफ किया करेंगे। ये लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ, लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर क्वेश्चन में एक ही सेक्शन से 2 आ जाएं तो फिर वो कहते हैं कि आप जो है दोनों में से एक माफ कर लो। अब सेक्शन 62 में तो 4 किस्म के टैक्स माफ हो रहे हैं, अब चारों में से अगर आ जाएं तो एक ही आपने माफ करना है। अब मोहतरम आपका क्या ख्याल है, मैं कौन सा माफ कर लूं जिससे मुझे ज्यादा फायदा हो? माइनस करना है ना, मैंने टैक्स माफ करना है, माइनस करना है, तो माइनस में मैंने a ओवर b इंटू सी करना है और फिर मैं करूंगा c इज लोअर ऑफ। तो आपकी क्या राय है कि मैं कौन सा टैक्स माफ कर लूं जिससे मुझे फायदा हो जाए? जब मैंने फिगर माइनस ही करनी है माय डियर, तो मेरे तो दिल में आ रहा है कि ज्यादा वाली फिगर माइनस कर लूं, ताकि अगर मुझे टैक्स माफ होना भी है तो दोनों का टैक्स अगर माफ ना भी करो तो जालिमो एक का टैक्स तो माफ कर दो, और जालिमो जब तुम एक का टैक्स माफ कर रहे हो तो एक का टैक्स फिर मुझे वो वाला टैक्स माफ करने दो जिसमें मुझे ज्यादा फायदा हो। आपको किसमें ज्यादा फायदा नजर आ रहा है? पेज 377 पे अगर मैं 6 लाख पे टैक्स क्रेडिट निकालूं तो मेरा ज्यादा फिगर माइनस होगी, या 3 लाख पे टैक्स क्रेडिट निकालूं तो मेरी ज्यादा फिगर माइनस होगी? 6 लाख पे टैक्स माफ करूं तो मेरी ज्यादा फिगर माइनस होगी। तो बेहतर है सेम सेक्शन के आगे है तो इन दोनों में से हायर उठा लें। सर हायर का लफ्ज नहीं है लॉ में, वो तो लोअर का लफ्ज है। ओ भाई वो सी इज लोअर ऑफ है, वो सी इज लोअर ऑफ है। मैं एक लॉजिकल बात आपसे पूछ रहा हूं, मैं चाह रहा हूं 2 किस्म के टैक्स माफ हों, आई कैप कह रहा है एक माफ करो, कौन सी फिगर माइनस कर लूं जिससे मुझे ज्यादा फायदा हो माइनस करने से? वो दिल में क्या आ रहा है कि मैं क्या माइनस कर लूं? 6 लाख। अब सोल्यूशन में जरा डिफरेंट तरीके से हुआ है, वो मैं बताता हूं क्या करना है। सोल्यूशन में ना मैंने शायद ऐसे ही आपका टाइम जाया करवाया है, सोल्यूशन में जरा शॉर्ट तरीके से भी हो सकता था। दोनों में से एक टैक्स माफ करने लगा हूं मैं। क्वेश्चन कौन से? 20। मैंने दोनों टैक्स निकाले हैं, टैक्स क्रेडिट ए ओवर बी इंटू सी, सी इज लोअर ऑफ, और फिर माइनस मैंने कौन सा किया है? परचेज ऑफ शेयर्स वाला, परचेज ऑफ शेयर्स वाला जो 36195 ज्यादा वाला आ रहा है, तो वो मैंने माइनस किया। जो मैंने 6 लाख के ऊपर निकाला यार, 6 लाख किधर है? ये 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख के ऊपर टैक्स माफ होना है इतना, और 3 लाख पर टैक्स माफ होना है इतना। तो मैंने आपको मशवरा दिया है कि ये वाला निकालो ही ना, ये वाला निकालो ही ना। तो इसलिए ना आप ऐसा कर दें, जब उधर ही आपने डिसीजन ले लिया एक निकालना है, तो फिर वर्किंग 2 को काट दें, वर्किंग 2 को बिल्कुल सोल्यूशन से काट दें, और सिर्फ टैक्स माफ कितना करें? वर्किंग 2 का फायदा कोई नहीं ना यार, जाहिर बात है 6 लाख वाली फिगर ज्यादा है, तो अगर इसको मैं यूज करूंगा तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा टैक्स माफ होगा। तो वर्किंग 2 फिर डुप्लीकेशन है पेपर में। वैसे मेरा ये दिल चाहता है कि दोनों टैक्स माफ होने चाहिए, मैं आई कैप की जगह हूं तो दोनों टैक्स माफ करूं। लॉ में कुछ लिखा नहीं हुआ इस बारे में
क्योंकि सुना यह है कि जब लॉ खामोश होता है तो आप वो काम करें जिससे टैक्स पेयर को फायदा हो। ये कोर्ट्स ने डिसाइड किया हुआ है, लेकिन आई के अपने इस तरह किया जिसकी वजह से मैं भी इस तरह कर रहा हूं। चलें जी, अब एक सवाल मैंने आज आपको कराना है, फिर क्लास खत्म करते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस का, इनकम फ्रॉम बिजनेस का एक सवाल करवाना है आपको। अगर आप लोगों की क्लास है तो आप लोग फिर अब उठ के चले जाना, तो मैं ये सवाल फिर पूरा कर लूँगा। ये सवाल है, इसकी 4-5 एडजस्टमेंट्स हैं, लेकिन समझाने में अगर टाइम लग गया तो वो फिर अलग बात है। मुबशिर के सवाल के नीचे है ये। यार एक दिन मैंने सवाल दिए थे होमवर्क में, ये गुलबर्ग वाले जो बैठे हुए हैं ना, उनको मैंने नहीं दिया था। क्वेश्चन 4 छोटा सा एक सवाल था, क्वेश्चन 4, तो उसको भी गुलबर्ग वालों ने करना हुआ कर लीजिएगा। उनको शायद मैं बताना भूल गया था, पेज 198 पे है। ऐसे छोटा सा सवाल है, 197 पे, 5 मिनट का सवाल है। चलें छोड़ें यार, अभी आप आ जाएं, पेज नंबर आप लोगों को तो बताया हुआ मैंने। अभी आप मुबशिर के सवाल के नीचे वाले सवाल पे आ जाएं, ऊपर वाले सवाल पे, पेज 201। मुश्ताक इज अ सोल प्रोप्राइटर ऑफ मुश्ताक एंटरप्राइज, एनीथिंग engaged in the business of manufacturing of different products. एमई का प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1.8 फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021। अ रिव्यू ऑफ एमई's रिकॉर्ड हैज रिवील्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। शुरू करवाओ यार। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? वर्किंग वन। इनकम फ्रॉम बिजनेस सॉल्व करवा रहा हूं, इनकम फ्रॉम बिजनेस बोले तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यार 1.8 मिलियन है, तो मैं इसको अगर रुपीज इन 1000 में करना चाहूँ तो फिर 3 सिफर ऊपर डाल दूंगा, ये रुपीज इन 1000 में 1.8 मिलियन। A review of MA's record has revealed the following information. एमी ने एम्प्लॉय किए हुए हैं 5 सेल्समैन। कितने सेल्समैन? 5 सेल्समैन। यार मुझे ये बताओ, मैं कहता हूं एक सेल्समैन की तनख्वाह है 32,000। बेशक ऑनलाइन वाले पॉज करके इस पूरे सवाल को पढ़ लें और सोच लें किस चीज का क्या करना है, ये भी इजाजत है उनको। अच्छा, एक सेल्समैन की तनख्वाह 32,000। सेल्समैन का काम क्या होता है? सड़कों पे फिरना होता है, या सेल्समैन आराम से बैठे रहते हैं, कस्टमर खुद उससे हर जगह आते हैं, हर जगह से आते हैं। सेल्समैन अक्सर सड़कों पे फिरते हैं ज्यादा, और जगह जगह कंपनी की प्रोडक्ट्स बेचना चाह रहे होते हैं। अच्छा, सेल्समैन जो है, एक सेल्समैन है, एक बंदा है, मिसाल के तौर पे आपका दोस्त मिला, आपने कहा यार आजकल क्या कर रहे हो? कहते हैं सेल्समैन हूं मैं। आपने कहा अच्छा ठीक है, तूने सेल्समैन ही होना था, तूने सेल्सवुमैन तो नहीं होना था। सॉरी। तो उसने कहा यार मैं सेल्समैन हूं। तो आपने कहा अच्छा यार ठीक है, क्या कर क्या रहे आजकल? कहते हैं जगह जगह जाके कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचता हूं। आपने कहा तनख्वाह कितनी है? कहते सही बात बताऊं? आपने कहा बता। कहते तनख्वाह वैसे मेरी 32,000 है, लेकिन उसमें ना 6,000 मुझे किसी और काम के लिए मिलता है। किस काम के लिए मिलता है तो ये 6,000? कहते हैं वो कंपनी ने कहा हुआ है कस्टमर को ना खिला पिला दिया करो, खुश रखा करो, बोतलें शोतलें जूस जहां भी तुम्हें लोग मिले ना, बोतलें जूस पिलाते रहा करो। तो कहते हैं 6,000 तो मेरा खर्च हो जाता है। वो तो नाम का कंपनी ने 32,000 मेरी तनख्वाह लगाई हुई है, 6,000 इधर उधर निकल जाता है, और वो मेरे लिए बाइंडिंग है, उसकी रसीदें मुझे दिखानी पड़ती हैं। अब बंदा अमानतदार होता है, रसीदें दिखाएगा फिर कि 6,000 की मैंने इंटरटेनमेंट की थी, लोगों को खिलाया पिलाया, और बाकी 32 में 6 माइनस करें, जबानी बता दो, 26,000। बाकी जो 26,000 है वो बच जाता है, वो मैं घर ले आता हूं, उसी से मैं घर का खर्चा चला रहा हूं। तो बताएं अगर मैं एम्प्लॉय के जूते पहनूं तो इसको तनख्वाह कितनी मिल रही है? 26,000। लेकिन कंपनी कितनी दे रही है? 32,000। अब अगर मैं आपसे बात करूं सैलरी के चैप्टर की, तो सैलरी के चैप्टर में तो हमने पढ़ा था ऑफिशियल ड्यूटी के लिए ये पैसा इस्तेमाल हो गया तो ये सैलरी का पार्ट नहीं होगा। हाँ, उसमें एक और बात हमने पढ़ी थी, कुछ इंटेग्रल पार्ट कई बन जाते हैं, उस बात को जरा छोड़े यार, वो बात इधर से लिंक ना करें, वो भी मैं लाना नहीं चाह रहा इधर। अच्छा, इसलिए इस बात को उस एतबार से ना सोचिएगा, जिस तरह आईके अपने टेस्ट करने में उस तरह आपको चीजें कराऊं। अच्छा, अब मोहतरम एक सवाल मैं आपसे पूछने लगा हूं, मैं सिर्फ बिजनेसमैन के एंगल से ये बात पूछ रहा हूं। बिजनेसमैन का खर्चा कितना है? 32,000। उसको 6,000 एंटरटेनमेंट के नाम से माइनस करने की इजाजत होगी और 26,000 सैलरी के नाम से माइनस करने की इजाजत होगी, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए ये नॉर्मल खर्चा है। मेरा बिजनेस है, मैंने एक सेल्समैन रखा हुआ है, मैं सेल्समैन को जेब से निकाल के देता हूं 32,000,
6,000 उसे मैं कहता हूं इधर उधर लोगों को खिला पिला दिया कर, मेरे बिजनेस का जेन्युइन खर्चा है, किसमें नॉट अलाउड की लिस्ट में नहीं है, लोगों को कस्टमर्स को दायमा खिला दिया कर, और बाकी 26,000 तेरी तनख्वाह है यार तेरे काम की। तो अब मुझे बता दें, एमी ने एम्प्लॉय किए हैं 5 सेल्समैन, कितने के एतबार से? 32,000 पर मंथ उनको तनख्वाह दे रहे हैं। वर पे टू ईच सेल्समैन इन कैश, कैश में तनख्वाह दे रहे हैं, विच इंक्लूड 6,000 पर मंथ इनकम और एंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर्स एट, ये 32 में पड़ा हुआ 6, हम कहते हैं 6,000 की चीजें ना दफ्तर में लाके उनको खिला दिया कर, कस्टमर्स को जो इधर उधर तू पकड़ के लाता ना कस्टमर्स, उनको दफ्तर में लाके साइड पे बिठा के 6,000 की चीजें खिला दिया कर। मुझे बता दे, मैं एम्प्लॉयर के जूते पहने में है, एम्प्लॉयर 26,000 उसको क्या दे रहा है? सैलरी, और एम्प्लॉयर 6,000 उसको क्या दे रहा है? एंटरटेनमेंट। एम्प्लॉयर 26,000 उसको क्या दे रहा है? तनख्वाह, और 6,000 उसको किसके पैसे दे रहे हैं? एंटरटेनमेंट के। 26,000 पे लगेगा सेक्शन 21 का एम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस का चैप्टर 131 पेज। बताएं जी, 25,000 से ऊपर की तनख्वाह सैलरी में देना जुर्म है, इस जुर्म की सजा बनती है। तो 26,000 क्या बन गया बोलो? नॉट अलाउड। 21 के एम की रोशनी में नॉट अलाउड। अच्छा, कस्टमर को बिजनेस प्रेमिसेस में लाके खिला पिला रहा है, कस्टमर को बिजनेस प्रेमिसेस में लाके खिला पिला रहा है, मैं एम्प्लॉयर के एंगल से बातें कर रहा हूं सारी। अब कस्टमर को बिजनेस प्रेमिसेस में लाके खिलाना पिलाना, ये जो है ना पेज नंबर 129, इसके पॉइंट डी की रोशनी में ये अलाउड है। कस्टमर को बिजनेस के प्रेमिसेस में लाके खिलाना पिलाना ये अलाउड है, ठीक है जी, ये नॉर्मल खर्चा है बिजनेस का। लेकिन एक मसला ये हो सकता है कि जहन में आपके ये ना आ जाए कि ये 26,000 तो कैश की वजह से नॉट अलाउ कर दिया है, ये 6,000 सर को चाहिए कि कैश की वजह से नॉट अलाउ कर दें। इस 6,000 पे मैं नहीं मैं बात करूंगा, ये 6,000 सैलरी नहीं है, ये 6,000 सैलरी नहीं है। इस 6,000 के बारे में सुनो, ये 6,000 मेरा अलाउड है, काफी तफसीली बात होने लगी है। 6,000 मैं हर एम्प्लॉय को दूंगा, ये मैं 1 2 3 4 5, ये मैं 5 एम्प्लॉयज को दूंगा। हर एम्प्लॉय को बुला के सेल्समैन नंबर 1, सेल्समैन नंबर 2, सेल्समैन नंबर 3 4 5, पांचों सेल्समैन को एक महीने 6,000 दूंगा, फिर दोबारा दूसरे महीने 6,000 दूंगा, फिर 6,000 दूंगा, फिर 6,000 दूंगा। 5 बंदों को, बड़े बड़ा बिजनेस होते हैं लोगों के, 5 बंदों को 6,000 दिया पहले महीने, फिर उन्हीं 5 को अगले महीने 6,000, फिर उन्हीं 5 को अगले महीने 6,000। ये टोटल फिगर बहुत हैवी बन जानी है। कैलकुलेटर पकड़ो, 6,000 ज़रब 5, पहले महीने मैंने कितने पैसे दिए? 30,000। 30,000 को ज़रब दो 12 से, 360। यार ये तो साल का टोटल 2,50,000 से ज्यादा हो गया, ये तो साल का टोटल 2,50,000 से ज्यादा हो गया। अब जब ये नहीं, सैलरी पे साल का टोटल नहीं देखना होता यार, सैलरी पे ना हमेशा पर मंथ का रूल है, सैलरी पे रूल होता है पर मंथ का, 25,000 पर मंथ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब इस पे 21 का एल मैं लगाना चाहूं तो लगा सकता हूं, लेकिन 21 के एल में भी मैं बड़ा लकी हूं। 21 का एल अगर मैं इस पे लगाना चाहूं कि ये एंटरटेनमेंट किस में पे हो गई है? कैश में, तो ये खर्चा तो अलार्मिंग है, लेकिन इस अकाउंट जैसा है, इंडिविजुअल खर्चे 10,000 से कम है। तो चाहे टोटल 2,50,000 से ज्यादा है, फिर भी कोई टेंशन की बात नहीं। छोटे मोटे खर्चे हैं 6,000 6,000, 25,000 तक के खर्चे छोटे मोटे
कैश में पे हो सकते हैं, और मैं तो 25 की बजाय 6-6 हज़ार करके पे कर रहा हूँ। तो 6-6 हज़ार लोगों को कैश में ही देते हैं बिजनेसमैन, कितने मुश्किल से चेक कहाँ बना के देगा 6-6 हज़ार का। बहुत डिटेल में बात हो गई अब मेरी। ये 21 के एम की रोशनी में क्या है? नॉट अलाउड। 25,000, वो जो 26,000 जो उसको तनख्वाह दी जा रही है, जो 26,000 उसको तनख्वाह दी जा रही है, वो 21 के एम की रोशनी में बोलें क्या है? नॉट अलाउड। और जो बहुत दूर निकल गए हम, किधर है चैप्टर 19 नहीं, बिजनेस का चैप्टर। पेज नंबर 201। 21 के एम की रोशनी में ये क्या हो गया? नॉट अलाउड। एंटरटेनमेंट वाला लगाया तो भी अलाउड है ये, क्योंकि बिजनेस प्रेमिसेस में कस्टमर को खिलाया पिलाया, और वो लगाया 21 का एल तो भी अलाउड है, इसलिए ये तो इन एनी केस अलाउड है। कैश में पे होने में भी कोई हरज नहीं। अब बोलो न्यूमेरिकल में नॉट अलाउड को ऐड करते हैं या अलाउड को? नॉट अलाउड को। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कैश पेमेंट्स 25,000 से ऊपर की माइनस हो चुकी हैं, ये 26,000 वाले में मसला है। अब क्या करें? ऐड कर दें पूरा 32,000, या 32,000 में से 6 एंटरटेनमेंट है? 6 एंटरटेनमेंट है। 32,000 में से 6 एंटरटेनमेंट है। मेरे मुंह से क्या निकला है? 26,000। 26,000 को करना है, तो बताएं जी 26,000 क्या है? नॉट अलाउड। और 6,000 क्या है? अलाउड। ऐड कर दें सैलरी पेड इन कैश 26,000, 12 महीने तक 5 बंदों को दी, जैसे मर्जी आप कैलकुलेशन करें जी। 1560, पहले पूरी फिगर लिखवाओ जरा। 15,000, लेकिन आखिर से 3 सिफर उड़ाएं तो 1560। डन। चलें जी आगे। ओहो, वो किसी बड़ी एडजस्टमेंट आ गई। इंटरेस्ट 80,000 व्हीकल का लीज पे ली हुई है, व्हीकल की प्राइस 13 लाख है, उसकी डिडक्शन है 2,60,000, एडमिन खर्चों में पड़ी हुई है, इसको उल्टा देंगे और रेंटल पेड माइनस कर देंगे। 80 + 260 माइनस 300, 80 + 260 माइनस 300। लीज वाले एसेट की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टाएं, इंटरेस्ट उल्टाएं और बोलें रेंटल माइनस कर दें। क्लियर? क्या? अच्छा, इंटरेस्ट कितने? 80 और डेप्रिसिएशन 260। चलें जी आगे पढ़ें जी। पॉइंट 3 और 4। अकाउंटिंग लॉस ऑन सेल ऑफ पेटेंट्स वाज 65। अकाउंटिंग वालों का लॉस, सौदा सी बात बताई, कोई लंबी चौड़ी घुमाई फिराई ना करी। अकाउंटिंग वालों का लॉस प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस हो चुके हैं। अकाउंटिंग वालों का लॉस ऐड कर देंगे, कितना? 65, अकाउंटिंग वाला लॉस माइनस कर दें, ऐड कर दें, माइनस हो चुका हुआ है। तो अकाउंटिंग वालों का लॉस प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कोई पेटेंट बेचा है, इंटेंजिबल बेचा है, तो अकाउंटिंग वालों का लॉस माइनस हो चुका है, उससे क्या कर दें? ऐड कर दें। द टैक्स WDV ऑफ पेटेंट वाज 430 एंड दीज वर सोल्ड फॉर 524। अब आप मुझे बताओ कि गेन लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या है? अच्छा यार, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, अगर आप कोई चीज सेल करो तो इस साल 4 चीजें आपके जहन में आ सकती हैं। मैं पेटेंट की बात करने लगा हूं, 4 चीजें आपके जहन में आ सकती हैं। क्या क्या? एक तो जी, इस साल हमने सेल किया तो शायद थोड़े महीने इस्तेमाल करके बेचा हो, तो अकाउंटिंग वाला डेप्रिसिएशन। इस साल हमने सेल किया तो पता नहीं टैक्स वाले डेप्रिसिएट करने देते हैं या नहीं।
एक ये सवाल आ सकता है, एक ये सवाल आ सकता है कि अकाउंटिंग वालों ने गेन निकाला होगा या लॉस, और एक सवाल ये आ सकता है कि टैक्स वालों ने गेन निकाला होगा या लॉस। तो एक एसेट अगर इस साल बिक जाए तो कितने सवाल जहन में आ सकते हैं? 4। क्या अकाउंटिंग वालों ने डेप्रिशिएट किया होगा या नहीं, टैक्स वालों ने डेप्रिशिएट किया होगा या नहीं, अकाउंटिंग वालों ने गेन लॉस निकाला होगा या नहीं, टैक्स वालों ने गेन लॉस निकाला होगा या नहीं। ये 4 सवाल जहन में आ सकते हैं। अच्छा पॉज करना यार, पॉज ही करना, कुछ और ना कर देना। 65. अच्छा भाई, अब आप 1 मिनट आधा मिनट में आपको दे रहा हूँ, डाटा पढ़ के ये चारों फिगर्स कोशिश करें निकालने की। अच्छा जी, बताना शुरू करें भाई। अकाउंटिंग वालों का लॉस कितना आया है? 65। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 65 का लॉस है अकाउंटिंग वालों की नजर में? साइन ना लगाओ, पॉजिटिव नेगेटिव। 65 का लॉस है अकाउंटिंग वालों की नजर में। आगे तरह डेटे से जो जो चीजें मिल रही हैं वो देखते रहो। द टैक्स WDV at the beginning of year was 430 and these were sold for 524. एक बार याद रखना, इंटेंजिबल्स में मैंने बताया था बेचने के साल में अमोर्टाइज नहीं करते। याद आ रहा है नहीं आ रहा? सेक्शन 24 जाके रिवाइज कर लो। बेचने के साल में ना इंटेंजिबल्स को रिवाइज डेप्रिशिएट नहीं करते, अमोर्टाइज नहीं करते। इसीलिए शायद इसने साल के शुरू की दी हुई है WDV, इस वजह से कि बेचने के साल में इंटेंजिबल्स को क्या नहीं किया जाता, अमोर्टाइज नहीं किया जाता। पेज 141 पे आए, आकर छा जाएं, पेज 141 पे आकर पॉइंट केड़ा यार, पॉइंट नंबर 8, ऑन डिस्पोजल ऑफ इंटेंजिबल नो अमोर्टाइजेशन शैल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। बेचने के साल में अमोर्टाइज नहीं किया जाएगा। क्लियर? आप बताओ, WDV साल के शुरू वाली सही है, कोई मसला तो नहीं? इस साल थोड़ा बहुत अमोर्टाइज तो करने की जरूरत नहीं है? नहीं। कितने का बेचा? अच्छा वैसे तो आप, मुझे पता है गेन डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन यार प्रेजेंटेशन वो हो जिससे बच्चे को मजा भी आए। गेन लॉस कैसे हम निकालते थे? कंसिडरेशन माइनस टैक्स वालों की WDV। कंसिडरेशन कितनी है? 524 और WDV 430, टोटल 94। तो ये 94 का गेन किन की नजर में आ गया? कैसे निकाला? वो साइड पे मैंने हल्का सा शो कर दिया आपको, मैंने कैसे निकाला। ये 94 का गेन आ गया। अकाउंटिंग वालों की नजर में क्या आ रहा था? टैक्स वालों की नजर में क्या आ रहा है? गेन। अच्छा यार, अकाउंटिंग वालों ने इसको डिप्रिशिएट भी किया हुआ है। कितना? 25 पे अकाउंटिंग वालों ने इसको डेप्रिशिएट भी किया हुआ है। तो अकाउंटिंग वालों के डिसीजन बोले तो 25। टैक्स वालों के डिसीजन सर ना निकलवाइएगा, खुदा के लिए हमारी जान निकल जाएगी अगर टैक्स वालों के डिसीजन निकलवाई आपने। ऑन डिस्पोजल नो अमोर्टाइजेशन शैल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो टैक्स वाले बेचने के साल में अमोर्टाइज माय डियर नहीं करते। अब आप इस काबिल हैं कि ये चारों फिगर सवाल के फेस पे पोस्ट कर सकें? इतनी थोड़ी सी नॉलेज है कि ये चारों फिगर सवाल के फेस पे पोस्ट कर सकें? अच्छा, जो फिगर मैंने पोस्ट कर दी थी आर्जी तौर पे जरा मैं आपके लिए मिटा देता हूँ। जो फिगर मैंने पोस्ट कर दी थी, अब इन चारों फिगर्स को जरा लेके चलते हैं। अकाउंटिंग वालों की डेप्शन उल्टानी है। ये तो लीज वाले की थी ना। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन तो मुझे नहीं कहना चाहिए यार, इससे कहना चाहिए अकाउंटिंग वालों की अमोर्टाइजेशन उल्टानी है। कितनी? 25। पेटेंट है ना अमोर्टाइजेशन, लेकिन टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन माइनस करने की जरूरत नहीं, जीरो और माइनस करने कर दो, ऐसे टाइम जाया होगा। अकाउंटिंग वालों की फिगर्स उल्टानी होती हैं, टैक्स वालों की रिकॉर्ड करनी होती हैं। बता दो लॉस कैसे उल्टाना है ऐड करके। 65. कितना? 65. अगर अकाउंटिंग वालों का लॉस उल्टा दिया तो टैक्स वालों का लॉस है या गेन है? टैक्स वालों का गेन डालना है।
94। अकाउंटिंग वालों का लॉस उल्टाना है, टैक्स वालों का गेन ऐड करना है। गेन्स को रिकॉर्ड कैसे करते हैं? ऐड करके। कितना आ गया? अगर ये ऐड लेस में भी मसला आ रहा है तो डेप्रिसिएशन का जहां सेक्शन है ना, उसके एंड पे एक डब्बा सा दिया हुआ है, 5-6 लाइनें, वो रिवीजन के लिए दी हुई है। वो अगर गेन लॉस और डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग और टैक्स उल्टानी माइनस करनी भूली हुई है ना, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं डेप्रिसिएशन के सेक्शन के पास। ये दिया हुआ है पेज नंबर 156 के टॉप पे, 136 के टॉप पे बताया हुआ है किन चीजों को ऐड करना होता है, किन को लेस। चलो जी यार, अब ना यही चारों मैं बातें आपसे करने लगा हूं, लेकिन ये चारों बातें ना अब मैं आपसे करने लगा हूं पेटेंट के बारे में नहीं, फर्नीचर के बारे में। बोलो किसके बारे में? फर्नीचर मैंने सेल किया कोई, मुझे इसकी क्या चाहिए? अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन, और क्या चाहिए? टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। चलो जी, वो तो नीचे लिखा हुआ है ना, अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस, टैक्स वालों का गेन लॉस। एमी हैज ओपनड अ सेल्स ऑफिस इन दुबई। कहां सेल्स ऑफिस खोले? इन दिस रिस्पेक्ट फर्नीचर कॉस्टिंग 850 with a WDV of 650 was shifted to दुबई ऑफिस। पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट कर दिया। The tax WDV at the start of year was 610। यार ये साल के शुरू में टैक्स वालों की WDV है। क्या कोई माई का लाल बता सकता है कि ये कौन सी WDV है? फिर अकाउंटिंग वालों की WDV है सर, ऑब्वियसली। ये किन की WDV होनी है? अकाउंटिंग वालों की WDV। क्लियर? बड़ी मजे की एडजस्टमेंट है और बड़ी टेंशन देनी है आपने। मोहतरम, ये ट्रांसफर आउट नहीं है, ये असल में एक्सपोर्ट टाइप चीज है कुछ। शिफ्टेड टू दुबई ऑफिस। और इस पे मैं एक बहस पहले कर जाऊं, अगली बहस बाद में करूंगा। ये एसी है, राइज वालों ने गुलबर्ग में कैंपस खोला, शिफ्ट कर दिया ये एसी गुलबर्ग। बताओ, राइज वाले जो अपना P&L बनाते हैं, जिसमें सारे कैंपसेस इकट्ठे आते हैं, आपको पता है, उसमें क्या इस एसी को शो करेंगे कि हमने डिस्पोज कर दिया? सोच के बताना। राइज वालों ने अपना बिजनेस एक्सपैंड करते हुए गार्डन टाउन के साथ साथ गुलबर्ग में कैंपस खोल लिया और ये एसी यहां से शिफ्ट कर दिया गुलबर्ग में। बताओ, राइज वाले कोई एंट्री करेंगे डिस्पोजल की? नहीं करेंगे। हाँ, वो ऐसे आप कह सकते हैं, एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाल दिया। ऐसे आप कह सकते हैं कि राइज वाले ऐसा कर लेंगे, फिक्स्ड एसेट का अगर अकाउंट बना हुआ है ना, तो कर देंगे फिक्स्ड एसेट्स इन गार्डन टाउन क्रेडिट, फिक्स्ड एसेट इन गुलबर्ग डेबिट। बट रहेंगे राइज वालों की किताबों में। आप एक कमरे से दूसरे कमरे में चीज रखते हैं, चीज रही तो आपके घर में। मैं बात को और आगे बढ़ाने लगा हूं। राइज वालों ने अपना कैंपस दुबई में खोल लिया और ये एसी पायलट को कहा जरा सीट के पीछे फोल्डिंग पे रख ले, और ये एसी पायलट को कहा तू बाहर के मुल्क देता ले जा। फिर भी राइज वाले सेल की एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि राइज का P&L तो दुबई, गुलबर्ग, गार्डन टाउन का इकट्ठा बनना है। फिर भी राइज वाले नहीं एंट्री करेंगे डिस्पोजल की। तो याद रखिएगा, अकाउंटिंग वाले, हम अकाउंटेंट्स हैं, इंट्रो FR1 FR2 वाले, इंट्रो FR1 FR2 वाले टीचर, अगर कभी भी एक दफ्तर की बिल्डिंग से दूसरी दफ्तर की बिल्डिंग में कोई फर्नीचर शिफ्ट हो जाए तो अकाउंटिंग वाले डिस्पोजल की एंट्री नहीं करवाते। इसीलिए मोहतरम कंसिडरेशन भी सवाल में गिवन नहीं है। हमने तो इसको बेचा ही नहीं, ये तो कॉस्ट गिवन है। अकाउंटिंग वाले डेप्रिशिएट करते करते इसको 650 पे ला चुके थे और टैक्स वाले डेप्रिशिएट करते करते इसको 610 पे ला चुके थे। ये तो कॉस्ट और WDVs गिवन है, कंसिडरेशन तो गिवन ही नहीं, क्योंकि बेचा ही नहीं। बेचा क्यों नहीं? क्योंकि अपने ही दफ्तर में शिफ्ट कर दिया। बात बढ़ गई है।
अकाउंटिंग गेन लॉस नो नीड्स, लॉजिकली नहीं है कि अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस आए। क्लियर? अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस तो आना नहीं। ये बात समझ आ गई? मोहतरम टैक्स वाले कहते हैं नहीं ये डिस्पोजल है, टैक्स वाले कहते हैं ये डिस्पोजल है। हमने कहा यार वो कैसे? उन्होंने कहा 22 का 14 पढ़ ले रे, पेज 135। जी भाई जाओ जल्दी, क्लास शुरू होगी। आप चलो जी पढ़ें जी पॉइंट 14। इफ अ पर्सन एक्सपोर्ट्स, नहीं बस वो इन्हीं को भेजना था। इफ अ पर्सन एक्सपोर्ट्स और ट्रांसफर्स आउट ऑफ पाकिस्तान depreciable asset, it will be assumed that person has disposed of asset equal to cost of asset। समझ लिया जाएगा इसने कितने का बेचा है, कॉस्ट का। अब बोलो टैक्स वालों का गेन लॉस कैसे निकलेगा? कंसिडरेशन माइनस टैक्स वालों की WDV। एक बात यार मैं आपसे और करता चलूं, अब ना आपके जहन में एक सवाल आ सकता है, ये बात ना बड़ी तसल्ली से सुननी है कि सर टैक्स वालों की WDV ना ये साल के शुरू की है, टैक्स वालों की WDV साल के शुरू की है, और साल में आपको बता देता हूं हमारा जो है वो 1 जुलाई 20 है। साल के शुरू की WDV कितनी है टैक्स वालों की, जरा बताना। 61। सर ये साल के शुरू की WDV है। आप ऐसा करें इस WDV को थोड़ा कम करें, WDV को पकड़ें, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15% और 50% का फैक्टर लगाएं, और 50% का फैक्टर लगा के डेप्रिसिएशन टैक्स वालों की निकालें, और टैक्स वालों के डेप्रिसिएशन टैक्स डेप्रिसिएशन निकालें आप, और फिर WDV निकाल के गेन लॉस निकालें। ये जहन में आपके आना चाहिए था, अगर नहीं आ रहा तो ये ब्लंडर है, क्योंकि अमोर्टाइजेशन बेचने वाले साल में नहीं होती लेकिन डेप्रिसिएशन बेचने वाले साल में होती है। लेकिन मोहतरम ये बिक 1 जुलाई 20 के बाद रहा है, बिकने की बेस पे डिसीजन नहीं होता। जो चीज 1 जुलाई 20 के बाद बिक रही है वो खरीदी पुराने लॉ के मुताबिक होगी। तो जब खरीदी पुराने लॉ के मुताबिक होगी तो पुराना लॉ था बेचने के साल में डेप्रिशिएट नहीं करना। सर आपको कैसे पता चला पुराने पाकिस्तान में खरीदी है? मोहतरम इस साल तो बिक रही है तो खरीदी तो 1 जुलाई 20 से पहले ही होगी। पता नहीं कब की खरीदी हुई है कि डेप्रिशिएट करते 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 आज WDV उसकी 610 है, पता नहीं कब की खरीदी हुई है। तो मोहतरम डेट ऑफ परचेज की बुनियाद पर डिसीजन होता है। तो ये 1 जुलाई 20 यानी पुराने लॉ के मुताबिक खरीदी हुई है, और बेच कब रहे हैं? नए लॉ नहीं, नया लॉ नहीं है, इसको नया लॉ कह ही नहीं सकते आप। नया लॉ वही है जो 1 जुलाई 20 के बाद खरीदा, ये तो खरीदा ही 1 जुलाई 20 से पहले हुए। हाँ बेच अभी रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, बेचने के साल में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, इसलिए बस 610 नहीं लो। ओके चलें जी, चलें पढ़ें। अब मोहतरम इसी WDV को यूज कर लो या इसको डेप्रिशिएट करके और कम करूं WDV को? इसी को यूज कर लेते हैं। अब यार इसमें ना कंसिडरेशन मैंने आपको कहा था कॉस्ट लिखनी है जो एक्सपोर्ट हो रहा है एसेट या ट्रांसफर हो रहा हो। 860 क्या है इसकी? 850 क्या है? कॉस्ट है। और WDV 610। 850 माइनस 610 240 का क्या आ गया रे? गेन आ गया। ये किन के मुताबिक गेन है? टैक्स वालों के मुताबिक। लिखो बेचने के साल में इसलिए डेप्रिशिएट नहीं किया टैक्स वालों की नज़र में, बेचने के साल में इसलिए टैक्स वालों की नज़र में डेप्रिशिएट नहीं किया कि पुराने लॉ के मुताबिक खरीदा हुआ था, पुराने लॉ के मुताबिक खरीदा हुआ था। चलें जी, अब क्या करूं यार, टैक्स वालों के मुताबिक कितना गेन लॉस आ गया?
240 ये गेन है, गेन है। अब मेरी डिस्कशन होनी है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन पे और टैक्स डेप्रिसिएशन पे। मोहतरम एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर शिफ्ट हो जाए ना एसेट, याद रखेंगे डेप्रिशिएट फिर भी होता है। अकाउंटिंग वालों की बात कर रहा हूँ, चाहे एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चीज़ें शिफ्ट भी हो जाएं, डेप्रिशिएट ज़रूर होती हैं। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इस डाटा में इसमें गिवन नहीं की, तो असल में ना शायद अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अगले 0.5 में सबकी देर है, तो इस वजह से शायद उसने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इसकी नहीं दी। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इसलिए नॉट गिवन, वैसे होनी चाहिए थी, शायद अगले वाले डाटे में अवेलेबल है, अगली वाली लाइन में देख लेना अवेलेबल है। लेकिन अकाउंटिंग गेन लॉस मैंने क्यों नहीं निकाला, क्योंकि अकाउंटिंग वालों की नज़र में अगर मैं कंसिडरेशन में से अकाउंटिंग WDV माइनस करना भी चाहता तो मुझे कंसिडरेशन गिवन ही नहीं थी, क्योंकि अकाउंटिंग वालों ने तो बेचा ही नहीं। तो अकाउंटिंग वालों का मैंने गेन लॉस नहीं निकाला। अब आखिरी बहस, सर आप टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन क्यों नहीं निकाल रहे? पुराना लॉ है, बेचने के साल में नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, पुराना लॉ है। अब ऐसा करो कि ये फर्नीचर की वर्किंग है, इसको नोट कर लो, इसमें बेशक ये भी आप नोट कर लो कि WDV 610 ही लेनी है। टैक्स वालों का गेन लॉस हमने अजीब तरीके से निकाल लिया 22 का 14 लगा के। अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस इसलिए नहीं निकाला कि बेका नहीं, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अगले डेटे में गिवन है और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन जो है वो पुराने लॉ है। सिर्फ एक ही फिगर बची 240। टैक्स वालों का गेन रिकॉर्ड कर दें, टैक्स वालों का गेन रिकॉर्ड कर दें, टैक्स वालों का गेन रिकॉर्ड कर दें। जी बोले 240 डन। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 580.4 है और टैक्स डेप्रिसिएशन जो है 456.4 है, लेकिन पॉइंट्स को इग्नोर कर दो, 580 ऐड कर दो, 456 लेस कर दो। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ये बाकी सारे एसेट्स की होगी, बिजनेस में बहुत सारे एसेट्स होते हैं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड कर दो और टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी जी 456। अच्छा जी आखिरी बात यार, ये एडवांस टैक्स को ना आपने एंड पे सिर्फ माइनस करना है। सर क्यों एंड पे माइनस करना है? यार कहीं ये नहीं लिखा हुआ एडवांस टैक्स खर्चों में पड़ा है, अगर लिखा हो ना इट इज इंक्लूडेड इन एक्सपेंसेस तो फिर मैंने कहा था दो काम करने हैं। ये टैक्स है 21K के मुताबिक नॉट अलाउड है, इसको ऐड भी करना है, एंड पे लेस भी करना है। फिलहाल इसको सिर्फ एंड पे लेस करना है, क्योंकि इसके साथ ये नहीं लिखा हुआ इट इज इंक्लूडेड इन एडमिन एक्सपेंसेस या खर्चों में पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ। टोटल ना करो यार, टोटल ना करो, ये जो भी जवाब आएगा इसको कहेंगे x। न्यूमेरिकल का जो छोड़ो न्यूमेरिकल का जब फेस आएगा तो फेस पे ये इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी x, यही टैक्सेबल इनकम होगी x, इस पे टैक्स आ जाएगा x, माइनस कर देंगे एडवांस टैक्स 200 रुपया, ये पेएबल टू गवर्नमेंट आ जाएगा। ये जो न्यूमेरिकल का फेस है, टोटल्स करने की जरूरत, ये न्यूमेरिकल का फेस है। ओवर। तस्वीर खींचनी है, तस्वीर खींच लें। क्वेश्चन नंबर लिखवा दो, पेज नंबर किताब का 201। ये मुकम्मल सोल्यूशन है आपके सामने। और ये फिगर्स में कोई एक दो फिगर मैंने कोई गलत लिख दी हो, ऑन बच्चे नहीं बैठे हुए ज़्यादा, तो 261 हो, मैंने 260 लिख दिया हो, मादरत, मेरा नहीं ख्याल वैसे कोई एरर हुई है। चलो अब होमवर्क में आप फिलहाल रहने दो कोई सवाल, बस ठीक है, काफ़ी है, जाने दो, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।